देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है। अच्छा डिवेंचर तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू। ठीक है, बोनस इशू राइट इशू दोनों ही है। आज हम लोग सिर्फ बोनस इशू ही डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू। अच्छा, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बोनस शेयर क्या होता है। बता सकते हो कि बोनस शेयर क्या होता है? मैंने एक दो बार बताया भी है, लास्ट एक डिवेंचर के चैप्टर में भी था। बोनस शेयर क्या होता वो है? फ्री शेयर होता है मैम, जो हाँ वो एक विदाउट कंसिडरेशन इशू किया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। हाँ, जब हम लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, क्योंकि वैसे शेयर इशू करने से तो पैसा मिलता है ना कंपनी को, बट ये ऐसा शेयर है, बोनस इशू मीन्स बोनस शेयर का इशू। ये ऐसा शेयर है जिसको इशू करने पे कंपनी को किसी भी तरह का पैसा नहीं मिलता है, और ये किसी बाहर वाले को ऑफर नहीं किया जाता, ये ऑफर किया जाता है ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन्हें। ठीक है, एडिशनल शेयर हो गया, उनके लिए ऑफर किया जाएगा और इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, फ्री शेयर बोल सकते हैं, कोई भी कॉस्ट नहीं लगता है, नो कॉस्ट पे। तो देखो बोनस शेयर क्या है, यहां पर लिखते हैं बोनस इशू मीन्स एन इशू ऑफ एडिशनल शेयर्स टू existing shareholders free of cost, फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाता है। ठीक है, बट ये ऑफर कैसे किया जाएगा? फ्री ऑफ कॉस्ट में तो दिया जाता है, लेकिन मतलब कितना सारा शेयर दे? अब तो दिमाग में ये वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हम लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में शेयर देना चाहते हैं, बट कितना शेयर दे, कैसा, मतलब क्या क्वांटिटी क्या होना चाहिए, क्या इसका कोई रूल्स है? हाँ है। ठीक है, कैसे दिया जाएगा? इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग। ठीक है, कैसे दिया जाता है? यहाँ पर लिख देते हैं इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को कितना भी हम लोग ऑफर कर दे, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो पहले से कितना शेयर होल्ड करके रखे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग कितना शेयर दे सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझ में आएगा। मान लो किसी कंपनी का 100 शेयर होल्डर है। ठीक है, शेयर होल्डर लिखा है मैंने। ठीक है, 100 शेयर होल्डर है एक्स लिमिटेड का। फॉर एग्जांपल एक्स लिमिटेड का 100 शेयर होल्डर है, तो इनके पास टोटल कंपनी का कितना शेयर हो सकता है? तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं सपोज इनके पास कंपनी का 10,000 शेयर्स है। ठीक है, 10,000 शेयर्स है। ऐसा हो ही सकता है कि 100 शेयर होल्डर है, मतलब कितने लोगों ने शेयर होल्ड कर रखा है। अगर नंबर ऑफ पीपल जाते हैं, मतलब नंबर ऑफ शेयर होल्डर पे जाते हैं, वो 100 है, लेकिन उनके पास टोटल मिला के कितना शेयर है? 10,000 शेयर है। ठीक है, अब कंपनी अपना जब बोनस डिक्लेयर करेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी शेयर होल्डर है, कंपनी के 100 शेयर होल्डर्स है। अब ये 100 शेयर होल्डर्स को कंपनी बोलेगी कि हम फ्री में शेयर इशू करना चाहते हैं, आप लोग ले लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, लेकिन तब ये पूछेंगे कि कितना मिलेगा, तो पूछने पे ऐसा होगा कि कंपनी बता देगी देखिए मेरा सिस्टम ये है कि अगर आप मेरे कंपनी का एक शेयर होल्ड कर रहे हैं, अगर आप कंपनी का एक शेयर होल्ड कर रहे हैं, सपोज आपको मिल जाएगा 4 शेयर, अगर कंपनी ने ऐसा बोला। ठीक है, इसको ऐसे करके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, 1:4, इसे बोला जाता है बोनस रेशियो। ठीक है, इसे हम 4 के लोग बदले 1 होगा ना, 1 के बदले 4 थोड़ी ना होगी।
नहीं ये हाँ सॉरी हाँ 4 के बदले 1 अगर आप एक शेयर सॉरी 4 शेयर होल्ड कर रहे हैं, मैंने गलत बता दिया, सही बोल रहे शिवम। यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लोग एक नया शेयर लेना चाहते हैं तो कम से कम 4 शेयर होल्ड करना पड़ेगा, ऐसा कंपनी बोलेगी, इसे बोलेंगे बोनस रेशियो। तो इसे जब हम लोग रीड करेंगे तो इस तरह से होगा, ये पहला जो डेटा दिया हुआ रहता है ये न्यू शेयर का डेटा दिया हुआ रहता है, ठीक है। और दूसरा जो डेटा हमें दिया हुआ रहेगा रेशियो में, ये हो जाएगा एग्जिस्टिंग होल्डिंग का, एग्जिस्टिंग होल्डिंग। तो अगर कोई 4 शेयर होल्ड कर रहा है तो उसे एक नया शेयर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा ये एग्जांपल है। अब इस तरह से क्वेश्चन में बोनस रेशियो हमें दिया हुआ रहेगा, तो बोनस रेशियो से पता चल जाएगा कि कंपनी कितना शेयर जो है फ्री शेयर यानी बोनस शेयर इशू करना चाहती है। अब क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ रहेगा, तो बताओ ये एग्जांपल में कंपनी कितना सारा बोनस शेयर कंपनी को इशू करना पड़ेगा, अगर कंपनी बोनस निकाल रही है तो कंपनी को कितना सारा बोनस शेयर इशू करना 2500। पड़ेगा? 2500। अच्छा, ये देखो, जैसे ये देखो 4 के बदले 1 मिलेगा तो 1 के बदले 1/4, तो 10,000 शेयर के बदले कितना मिल जाएगा, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 10,000 डिवाइडेड बाय 4 करने से जितना आएगा, ठीक है। ये यूनिटरी मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया, देखो ये 1, और ये क्या है न्यू शेयर, ये क्या है ओल्ड शेयर। अभी ओल्ड शेयर कितना है 10,000, तो इसके नीचे लिख दो 10,000, हमें निकालना है कि न्यू शेयर कितना होगा, इसे x लिख दो तब भी चलेगा, इस तरह से। फिर यूनिटरी मेथड करने से जैसे होगा, या फिर इस तरह से अच्छा समझ में आता है कि 4 शेयर होल्ड करने पे 1 शेयर मिलेगा, तो 1 होल्ड करने पे कम मिलेगा तो डिवाइड, 10,000 होल्ड करने पे ज्यादा मिलेगा तो इंटू, तो 1 इंटू 10,000 मतलब 1/4 इंटू 10,000, 2,500 नंबर ऑफ बोनस शेयर कंपनी को इश्यू करना पड़ेगा। तो ये हो गया प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन हो गया ना रेशियो, प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग। तो ये इस तरह से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में ये पॉइंट रहेगा ही रहेगा, बोनस शेयर का जब क्वेश्चन रहेगा हमें हमेशा कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा कि कितना बोनस शेयर इशू करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि बोनस शेयर इशू कितना सारा हो रहा है। अब दूसरा जो क्वेश्चन आएगा कि कंपनी बोनस शेयर क्यों इशू करती है, ठीक है। कंपनी कब फ्री में शेयर इशू कर पाएगी, कंपनी बोल रही है कि हम फ्री में ही शेयर इशू कर देंगे। नॉर्मली शेयर कैपिटल इशू करने का मतलब क्या होता है, कंपनी अपने आप को लिस्टेड कब करती है, जब उसे शेयर इशू करना होता है। शेयर इशू कब करना होता है, कंपनी के पास अच्छा प्रोजेक्ट है, उसे पैसे का जरूरत है, पैसा जुगाड़ करने के लिए। अब देखो लोन वोन लेने पे तो इंटरेस्ट वगैरह लगता है ना, बट शेयर इशू करने पे क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर तो ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी होता है, ठीक है। उनको अभी ही रिटर्न देना है ऐसा जरूरी नहीं है, रिटर्न जब जनरेट होने लगेगा तब दे देंगे, इसीलिए कंपनी शेयर इशू करती है। तो इसीलिए यहाँ पर कंपनी अब बोल रही है कि मुझे पैसे का जरूरत नहीं है लेकिन हम शेयर इशू करेंगे। तो ये कंपनी कब बोल सकती है, अगर कंपनी के पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, ठीक है। क्योंकि कंपनी बोल रही है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो शेयर इशू करने का एंट्री क्या होता है, नॉर्मली शेयर इशू करने से पैसा आने से जो नेट एंट्री है वो होता है बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर कंपनी शेयर इशू करेगी, बैंक डेबिट तो नहीं होगा इस केस में, क्योंकि फ्री में शेयर इशू करेगी तो ये डेबिट हो ही नहीं सकता है, बट कैपिटल तो क्रेडिट होगा, तो फिर डेबिट किसको करेंगे, नहीं तो एंट्री पूरा कैसे, रिजर्व, ठीक है। रिजर्व को करना पड़ेगा, मतलब कंपनी के पास इतना एक्स्ट्रा रिजर्व है, ठीक है। कंपनी बोल रही है कि हम वो शेयर होल्डर में बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इनके पैसे से इतना दिन कंपनी चल रहा था, जिन्होंने शेयर होल्ड कर रखा था उन्होंने तो कंपनी में पैसा लगाया था। तो ये गिफ्ट है, ये गिफ्ट है कि आप लोग ये शेयर फ्री में ले लो, ठीक है, और भी एक्स्ट्रा आप लोगों के पास शेयर आ जाएगा, तो आप लोग ये शेयर फ्री में ले लो। तो इसलिए कंपनी बोल रही है हम अपने रिजर्व को कैपिटलाइज्ड कर देंगे, इसका मतलब ही होता है अपने रिजर्व को कैपिटलाइज्ड करना। क्यों रिजर्व को कैपिटलाइज्ड कर रहे हैं, एंट्री फिर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग रिजर्व को यूज करेंगे शेयर इशू करने के लिए, तो रिजर्व टू क्या हो जाएगा, रिजर्व टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ वो मतलब ड्यू करके होगा वो वाला एंट्री, नेट एंट्री ये वाला होगा। नॉर्मली नेट एंट्री होता है बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके जगह हो जाएगा रिजर्व टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो रिजर्व डेबिट हो गया मतलब क्या, रिजर्व ट्रांसफर हो गया किसमें, कैपिटल में। रिजर्व डेबिट हो गया मतलब रिजर्व खत्म हो गया, बट वही रिजर्व किस में ट्रांसफर हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो ये बैलेंस शीट है, मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल कुछ एक अमाउंट था, रिजर्व सरप्लस कुछ एक अमाउंट था। अब हम अगर फ्री में बोनस शेयर इशू करेंगे तो मेरा ये रिजर्व का अमाउंट कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा,
रिजर्व का अमाउंट कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा, क्योंकि रिजर्व जितना यूज करेंगे उतना चला जाएगा और वो ऐड हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल में मेरा शेयर कैपिटल बढ़ गया, रिजर्व घट गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। तो बोनस शेयर इशू करने से कंपनी का जो रिजर्व है वो कैपिटलाइज्ड हो जाता है, ठीक है। तो कंपनी कब बोनस इशू करेगी? अगर उसके पास सरप्लस रिजर्व है तभी इशू कर पाएगी, अदरवाइज नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखो बोनस शेयर इशू करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, by capitalization of reserve, company can issue bonus शेयर, ठीक है। रिजर्व को कैपिटलाइज करके कंपनी बोनस शेयर इशू करती है, ठीक है। अब रिजर्व का मतलब क्या हो जाएगा? रिजर्व का मतलब हो जाता है रिजर्व सरप्लस, ठीक है। अच्छा, अब रिजर्व का मतलब हर तरह का रिजर्व होगा, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन कौन सा रिजर्व यूज कर सकती है बोनस शेयर इशू करने के लिए। रिजर्व तो मैंने एक बार बता दिया, बट कौन कौन सा रिजर्व होगा पर्टिकुलरली वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व का मतलब क्या हो गया, यहां पर लिख देते हैं, दैट इज रिजर्व सरप्लस, ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? इक्विटी शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल में। इसी का मतलब होता है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन का मतलब ही होता है कि रिजर्व सरप्लस जब कन्वर्ट कर दिया जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल में, ठीक है। कंपनी कब बोनस इशू कर सकती है? कंपनी के पास ऐसा कैपेबिलिटी कब आता है? तो लिख देते हैं यहां पर, देखो, कंपनी कैन इशू बोनस शेयर when it has surplus रिजर्व और प्रॉफिट्स। कंपनी के पास बहुत ज्यादा रिजर्व है बचा हुआ, या फिर बहुत ज्यादा प्रॉफिट है बचा हुआ, तो कंपनी ऐसा कर सकती है, ठीक है। अच्छा, कंपनी को बोनस इशू करने से क्या क्या फायदा है, ठीक है। कंपनी को बोनस इशू करने से क्या क्या फायदा है? पहला फायदा ये है कि कंपनी का क्या हो जाएगा, रेपुटेशन जो है मार्केट में वो बढ़ जाता है। क्यों रेपुटेशन क्यों बढ़ जाता है? हाँ बोलो। मैम गुडविल इंक्रीज करेगा, हाँ, कंपनी ज्यादा, ये लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। हाँ, क्या होता है ना, रेपुटेशन इसलिए बढ़ जाता है, सबको क्या लगता है बोनस इशू हुआ है मतलब कंपनी के पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, तभी तो फ्री में शेयर बांट रही है, ठीक है। तो फ्री में शेयर मिल रहा है तो कंपनी का रेपुटेशन इससे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि बोनस शेयर से क्या क्या बेनिफिट होता है, कंपनी क्यों बोनस शेयर बांट रही है। तो पहला बात है कि कंपनी का रेपुटेशन बढ़ जाता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं फेवरेबल, मार्केट में फेवरेबल इंपैक्ट आएगा, ठीक है। तो फेवरेबल एक्ट कंसिडर्ड बाय मार्केट। फ्री में दे रही है कंपनी तो इसके पास कितना पैसा होगा, तभी ना फ्री में दे रही है, इसीलिए फेवरेबल एक्ट कंसिडर्ड बाय मार्केट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, वो तो होगा ही, शेयर कैपिटल बढ़ेगा, शेयर इशू हो रहा है तो शेयर कैपिटल तो बढ़ेगा, चाहे पैसा ना आए, रिजर्व से शेयर कैपिटल बना रहे, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। अच्छा, और क्या हो जाएगा? अर्निंग पर शेयर रिड्यूस हो जाता है लेकिन इससे, ठीक है, रिडक्शन इन ईपीएस। अर्निंग पर शेयर इसीलिए कम हो जाएगा, मान लो पहले ईपीएस जो था वो मान लो कितने शेयर होल्डर के लिए, 10,000, ठीक है। अगर बोनस शेयर इशू कर दिए तो टोटल शेयर होल्डर कितने बन जाएंगे, टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे, 10,000 प्लस 2500। अभी शेयर होल्डिंग कितना हो जाएगा, इस एग्जाम्पल में देखो 10,000 प्लस 2500 तो 12,500, है ना। पहले जो प्रॉफिट 10,000 शेयर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, अभी वो प्रॉफिट 12,500 शेयर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो एक एक शेयर का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लो प्रॉफिट हो रहा था 10 लाख, तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 हो रहा था, अभी 10 लाख डिवाइडेड बाई 12,500 होगा, ठीक है। तो डिवाइड करके देख लो, इसमें ऑब्वियसली कम आएगा, तो ईपीएस क्या होगा, ईपीएस जो है वो रिड्यूस हो जाता है, रिडक्शन इन ईपीएस एंड अदर
पर शेयर वैल्यू। शेयर वैल्यू, पर शेयर वैल्यू पे जो भी इंपैक्ट आता है, पर शेयर वैल्यू का जो भी कैलकुलेशन होता है वो सारा चीज रिड्यूस होता है। ये हम ओवरऑल इंपैक्ट बता रहे हैं, ठीक है, कि क्या क्या इफेक्ट हो जाएगा अगर कंपनी शेयर इशू करेगी, ठीक है। बाकी कंपनी का करने का मेन मोटो जो रहता है उसका रेपुटेशन को अच्छा करने के लिए वो करती है, पॉजिटिव मार्केट में अपना इंप्रेशन बनाने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर लिखते हैं मार्केट प्राइस में एडजस्टमेंट आ जाएगा, एडजस्टमेंट इन मार्केट प्राइस, रिडक्शन हो जाता है प्रॉफिट, रिडक्शन इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। मैम फेस वैल्यू भी कम हो जाता है ना, कभी कभी 10 का शेयर 5 का कर देते हैं और शेयर नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाता है। हाँ, कम हो जाएगा। सेम उसी हिसाब से जो भी अर्निंग पर, मतलब इस शेयर पर शेयर का जो भी है वो रिड्यूस होगा, पर शेयर पे जो भी डिपेंड करता है वो रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने लिख दिया, 5 इंपैक्ट लिखा मैंने, ठीक है। 5 इंपैक्ट, इसको हेडिंग कर लो, ये है इंपैक्ट। इंपैक्ट ओवरऑल क्या होता है तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसके ऊपर एक हेडिंग कर देते हैं, इफेक्ट ऑफ बोनस इशू, इफेक्ट ऑफ बोनस इशू। ये मैंने लिखवाया, इफेक्ट ऑफ बोनस इशू। बोनस इशू करने पे कंपनी का ये सब चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। और कंपनी बोनस इशू इसीलिए करती है, मेनली इसीलिए करती है कि उसका जो मार्केट में रेपुटेशन है वो बढ़ जाए, ठीक है। लोगों को लगे कि फ्री में शेयर बांट रही है तो कंपनी का बहुत अच्छा कंडीशन है, तो इसीलिए लोग चाहते हैं, इसीलिए क्या होगा, लोग ज्यादा शेयर वगैरह खरीदना स्टार्ट करेंगे इस कंपनी का, तो ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट लाता है, इसीलिए कंपनी शेयर इशू करती है। बाकी कंपनी का अगर शेयर बोनस शेयर इशू होगा तो उसमें ये सारा इंपैक्ट आ जाएगा, ठीक है। एक तो मार्केट में अच्छा इंपैक्ट आएगा, दूसरा जो है शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, थर्ड में मैंने लिखा है कि रिडक्शन हो जाएगा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा, जिसका मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिखाया। और इस तरह से पर शेयर पे जो भी डिपेंड होता है, पर शेयर जैसे शेयर का वैल्यू वगैरह वो भी कम हो जाएगा। एडजस्टमेंट इन मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस अगर कंपनी का जो एडजस्टेबल नहीं था तो वो एडजस्ट हो सकता है। रिडक्शन इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो तो होगा ही, प्रॉफिट को यूज करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, ये सारा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो कि क्या कंपनी चाहे तो अपने मन से कभी भी बोनस इशू कर सकती है, हाँ कर सकती है, बट कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, वो रूल्स रेगुलेशंस अगर वो फॉलो करेगी तभी वो बोनस शेयर इशू कर पाएगी, अदरवाइज बोनस शेयर नहीं इशू कर पाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रूल्स to be followed for issuing bonus। बोनस इशू करना है तो क्या क्या रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट, AOA यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसके बारे में लिखा हुआ होना चाहिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर परमिशन देगा तभी जाके हम लोग बोनस इशू कर पाएंगे, मतलब कंपनी के AOA में लिखा हुआ होना चाहिए। कंपनी को मना है बोनस इशू करते, मेरे पास बहुत सारा फ्री रिजर्व है, नहीं कर सकते। अगर AOA में नहीं लिखा हुआ है तो नहीं कर पाएगी, ठीक है। अब उसको अमेंड वगैरह करवाया जा सकता है, वो पॉइंट में हम लोग नहीं जा रहे। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा कंपनी जो है वो, अगर कोई भी कंपनी अगर बोनस इशू करना चाहेगी तो उसे क्या क्या चीज देख लेना चाहिए, ठीक है। तो उसे देखना पड़ेगा कि उसका AOA उसे परमिशन दे रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होना चाहिए, ठीक है, ये परमिट करना चाहिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर परमिटेड है तो बोनस इशू कर सकती है, पहला ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये चेक करने के बाद सेकंड चेक करना पड़ेगा कि शेयर होल्डर लोग क्या अप्रूवल दे रहा है, मतलब बोनस इशू करना कंपनी सोच रही है, लेकिन जो शेयर होल्डर है क्या वो लोग चाहते हैं कि बोनस इशू हो। अगर वो अप्रूवल देंगे तभी बोनस इशू होगा, अगर वो अप्रूवल नहीं देंगे तो बोनस इशू नहीं होगा, ठीक है। शेयर होल्डर का अप्रूवल मिलना चाहिए, शेयर होल्डर अप्रूवल कहां पर मिलेगा, जनरल मीटिंग में, ठीक है। मीटिंग बुलाया जाएगा, मीटिंग में ये जो प्रपोजल है ये रखा जाएगा। मैम এটা কি জেনারেল মিটিং এ যেটা বোর্ডের রেকমেন্ডেশনে হয় সেটাই এটা? হ্যাঁ, জেনারেল মিটিং এ বোর্ড মানে শেয়ার হোল্ডারদেরকে ডাকা হবে, ঠিক আছে, সেখানে ভোটিং হবে, ঠিক আছে। ভোট হলে যদি মানে ফেভারেবল ভোট হয় ম্যাক্সিমাম, তাহলেই এটা রিজলিউশন পাস হবে, আদারওয়াইজ হবে না।
রেজলিউশন পাস হবে তবে গিয়ে বোনাস ইস্যু হবে। কারণ যেটা যেটা আড্ডা যেটা হয় এডিডিএ, ওটাতে যেগুলো হয় এটা তো বোনাস ইস্যুটা তো ওটার মধ্যে আসছে না, তাহলে এটা স্পেশাল রেজলিউশন পাস হবে তবে গিয়ে বোনাস দিতে পারবে। কারণ যেটা নর্মাল জেনারেল মিটিং, যেটা এজিএম, যেটা অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং, ওখানে তো বোধহয় আড্ডাটা ডিসকাস হয়, তাই না? আড্ডাতে কি কি হয়? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है এটা। हाँ हाँ, এটা एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है। जब अड्डा में क्या क्या होता है, ए फॉर क्या हो जाता है, एक तो डिक्लेरेशन ऑफ बोनस, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड होता है, डी फॉर डिविडेंड, रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर, फिर रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। हाँ, तो ये सब जो है नॉर्मल जो होता है वो एजीएम में होता है। बाकी ऐसा कुछ होगा तो स्पेशल रिजोल्यूशन के साथ करना पड़ेगा, ठीक है। शेयर होल्डर का अप्रूवल मिलेगा तभी जाके बोनस इशू कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये सेकेंड स्टेप हो जाएगा, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा? थर्ड स्टेप में हमें देखना पड़ेगा कि हम अपना प्रॉफिट एक्स्ट्रा है बोल के फ्री में बांटना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों ने डिवेंचर होल्डर है हमारे कंपनी में, उनको हम लोगों ने इंटरेस्ट जैसा देना चाहिए था टाइम पे नहीं दिया, उनका इंटरेस्ट ड्यू रख दिया, किसी से डिपॉजिट वगैरह लिया हुआ है उनको रीपेमेंट नहीं किया। अगर ऐसा है इसको बोलेंगे डिफॉल्ट, मतलब लोन लिया है, लोन का इंटरेस्ट नहीं दिया, लोन को रीपे नहीं किया और बोल रहे हैं कि रिजर्व बहुत ज्यादा है, चलो प्रॉफिट फ्री में बांटते हैं। कंपनी ऐसा सोच सकती है, इसीलिए रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है। कंपनी अपना मार्केट इंपैक्ट अच्छा करने के लिए ऐसा कर सकती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। रूल्स ये है, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। पहले हमें अपना जितना भी ड्यूज है वो पे ऑफ करना पड़ेगा। ड्यूज पे ऑफ करने के बाद भी अगर रिजर्व बचता है देन हम लोग जो है बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी डिफॉल्ट नहीं रहना चाहिए, कंपनी का पूरा क्लियर होना चाहिए। देयर इज नो डिफॉल्ट। डिफॉल्ट किसमें? जैसे कि इन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, मतलब लोन या फिर डिवेंचर कुछ लिया हुआ है, डिपॉजिट्स वगैरह लिया हुआ है, इन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर हम लोग ये सब नहीं दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि बोनस शेयर बांट देंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब किसके लिए? ये जो है नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, ब्रैकेट में लिख देते हैं प्रिंसिपल, जैसे कि या फिर यहाँ पर ही ब्रैकेट में लिख देते हैं। इसमें डिवेंचर के केस में हो सकता है, कंपनी ने कोई डिवेंचर इशू किया, उसका मतलब प्रिंसिपल अमाउंट भी रीपे नहीं किया, इंटरेस्ट भी नहीं किया, कोई लोन, ठीक है, कोई एडवांस, कोई डिपॉजिट, ऐसा नहीं चलेगा। पहले जो भी लाइबिलिटी है वो पे ऑफ करने के बाद अगर बच रहा है तब बोलो कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, अदरवाइज नहीं बोल सकते हो। और एक पॉइंट भी है, ठीक है, फोर्थ, ये 4 पॉइंट से अगर कंपनी क्लियर हो जाती है तभी जाके बोनस शेयर इशू कर पाएगी। फोर्थ पॉइंट ये है, जैसे कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज है, ठीक है, स्टैट्यूटरी ड्यूज टू एम्प्लॉइज, मतलब जो कंपनी में काम कर रहे हैं उनको अगर हम लोगों ने कोई सैलरी वगैरह, उनका जो भी मतलब स्टैट्यूटरी नीड है जो उनको मिलना चाहिए कंपनी में काम करने के लिए, वो अगर क्लियर नहीं किया हुआ है और हम लोग बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा रिजर्व है, एक्स्ट्रा सरप्लस है, ऐसा भी नहीं चलेगा। एम्प्लॉय जो है वो खून पसीना एक करके कंपनी के लिए काम कर रहा है, तो उसको पहले उसका जो भी राइट्स है वो मिलना चाहिए, जो स्टैट्यूटरी राइट्स है, ठीक है। अगर वो पे नहीं कर रहा है तो कंपनी किसी भी हालत में बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसीलिए ये रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, देयर इज नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज टू एम्प्लॉइज। अगर कुछ ऐसा ड्यूज वगैरह है क्लियर करना पड़ेगा तभी जाके हम लोग बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखो, तो ये रूल्स हो जाएगा, ठीक है। रूल्स टू बी फॉलोड फॉर इशूइंग बोनस शेयर। हर एक कंपनी को बोनस शेयर इशू करने के लिए ये 4 रूल्स देखना, पहले देखना है कि अपना एओए परमिशन दिया हुआ है कि नहीं, और उसके बाद अगर परमिशन है, नेक्स्ट देखो कि जिनको बोनस शेयर इशू करना चाहते हैं क्या वो राजी है, मतलब शेयर होल्डर का अप्रूवल अगर मिल जाता है, फिर कोई डिफॉल्ट नहीं रहना चाहिए लोन वगैरह के लिए, डिवेंचर के लिए, एडवांस डिपॉजिट, और अगर कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज टुवर्ड्स एम्प्लॉय बाकी है तो भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। अगर ये 4 चीज क्लियर है देन हम लोग बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो बोनस शेयर जिन्हें इशू किया जाएगा वो हमेशा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को किया जाएगा, लेकिन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो है
वो क्या होने चाहिए, उनका शेयर का जो पेमेंट है वो फुल्ली पेड अप होना चाहिए। सोच के देखो, हम लोग जिन्हें फ्री में शेयर बांटना चाह रहे हैं उनसे पहले जितना मिलना चाहिए था, अगर मान लो फुल्ली पेड अप का मतलब मान लो फेस वैल्यू है 10 रुपीज, ठीक है, और इशू प्राइस भी है सपोज 10 रुपीज, ठीक है, मतलब पार में इशू हुआ है। और अगर हम लोगों ने कॉल्ड अप कर रखा है, कॉल्ड अप कर रखा है 8 रुपया, ठीक है, तो ये क्या फुल्ली कॉल्ड अप है? नहीं, ये पार्टली कॉल्ड अप है ना, कॉल्ड अप 8 है ना, और मान लो कि पेड अप भी 8 है, पेड अप भी 8 है, मतलब 8 रुपए मिल गया। हम एक शेयर का ही एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज एक शेयर इशू हुआ है 10 रुपए वाला, इशू प्राइस 10 है, कॉल्ड अप 8 था, पेड अप भी 8 है, तो और कितना कॉल कर सकते हैं, और कितना कॉल कर सकते हैं इसे फुल्ली पेड अप बनाने के लिए? 2, ठीक है, ये पार्टली पेड अप है। अगर इसको फुल्ली पेड अप बनाना है, फुल्ली पेड अप, ये क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं पार्टली, यहाँ पर ऐसे लिखना चाहिए, पार्टली पेड अप हो गया। फुल्ली पेड अप है, फुल्ली पेड अप करने के लिए और 2 रुपीज कॉल कर सकते हैं। अब रूल्स ये है कि अगर हम ऐसे शेयर होल्डर को जिसने 8 रुपए दे रखा है, क्योंकि कंपनी नहीं बोला होगा, पार्टली पेड अप कर रखा है, तो 2 रुपए पहले मांगेंगे, फिर उसके बाद फ्री में शेयर इशू करेंगे। ऐसा नहीं है कि इनको हम लोग पार्टली पेड अप शेयर होल्डर को फ्री में शेयर इशू कर दे, ऐसा परमिशन नहीं मिलता है। पहले उनसे मंगाओ, जो भी पैसा टुवर्ड्स एग्जिस्टिंग शेयर बाकी है उसके बाद ही कर सकते हैं। तो ये भी एक रूल्स में आ जाएगा कि जिनको शेयर इशू करेंगे यानी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का फुल्ली पेड अप होना चाहिए। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट लिख लेते हैं, ये एग्जाम्पल है, इसके साथ ये वाला पॉइंट लिख देते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर्स शुड बी फुल्ली पेड अप, तभी जाके हम लोग शेयर इशू कर सकते हैं। तो फुल्ली पेड अप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये फुल्ली पेड अप करने के लिए 2 रुपीज का क्या करेंगे, कॉल करेंगे, 2 रुपीज कॉल करना पड़ेगा। अच्छा, अब क्या होता है ना, कभी कभी कंपनी क्या करती है, कंपनी एक मतलब देखो एक एग्जांपल से समझाते हैं सिचुएशन को। मान लो कोई कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, ए लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, तो इसने क्या किया, इसको शेयर इशू करना था, बोनस शेयर, ये चाहती है कि बोनस इशू करेगी। ए लिमिटेड वांट्स टू इशू बोनस शेयर, ठीक है। अब इसके पास बोनस शेयर इशू करने के लिए फिर क्या क्या परमिशन होना चाहिए, एओए मान लो परमिशन दे दिया है, ठीक है, एओए इनका, एओए वाला जो परमिशन था ये इनके पास है, इनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में परमिशन है, ठीक है। अच्छा, शेयर होल्डर का अप्रूवल भी मिल गया, ठीक है। अच्छा, थर्ड में जो है कोई डिफॉल्ट है कि नहीं, तो नो डिफॉल्ट, ठीक है। या फिर मान लो नो डिफॉल्ट नहीं, हम लोग मान लेते हैं कि इनका डिफॉल्ट था और इन्होंने अपना सारा पेमेंट कर दिया, डिफॉल्ट था तो इन्होंने पेड करके उसे नो डिफॉल्ट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, नो डिफॉल्ट कर दिया। मतलब सिचुएशन ये है कि जो भी बाकी था वो पैसा वगैरह सारा पे कर दिया। और फोर्थ नंबर में जो भी स्टैट्यूटरी ड्यूज था, स्टैट्यूटरी ड्यूज था वो भी क्लियर कर दिया इन्होंने, ठीक है, ये भी क्लियर कर दिया। अब क्या हुआ, इनका सारा रिजर्व खत्म हो गया। ये दोनों में तो कोई रिजर्व का यूज नहीं होता, ये सब एक मतलब लिखा हुआ होना चाहिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। अगर लिखा हुआ है तो पहला कंडीशन फुलफिल, शेयर होल्डर का मीटिंग बुलाएंगे, वहां पर अगर उन्होंने हाँ कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो ड्यूज का बात है, अगर किसी का ड्यूज रहेगा तो उसे पे करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं कर सकता है ना। तो ये कंपनी क्या कर रहा है, ए लिमिटेड, इन्होंने अपना सारा ड्यूज डिफॉल्ट जो भी था वो पूरा क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद सिचुएशन ये हो गया कि इनका रिजर्व जो है ना, रिजर्व जो है ये हो गया है 0, ठीक है, रिजर्व हो गया है खत्म। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं नील, ठीक है, रिजर्व नील हो गया, इनके पास रिजर्व है नहीं। बट अब ये बोनस इशू करना तो चाहती है, अब क्या करेगी, क्योंकि बोनस इशू करने के लिए तो रिजर्व को ही कैपिटलाइज करना पड़ेगा, फ्री में है, तो ये क्या कर सकती है, ये फिर अपने मान लो इनके पास कोई एसेट है, जैसे मान लो इनके पास एक एसेट है, सपोज इनके पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, जिसका बुक वैल्यू है 10 लाख, ठीक है, बुक वैल्यू है 10 लाख। ये क्या कर रही है, बिल्डिंग को रीवैल्यूट कर रही है, रीवैल्यूट कर रही है, ठीक है, रीवैल्यूट करके बना दी 12 लाख का,
ठीक है, रिवैल्यूट करके कंपनी 10 लाख से 12 लाख बना दिया। तो बोलो एंट्री क्या होगा, पार्टनरशिप अगर कभी करे हो तो रिवैल्यूएशन का एंट्री कितना, यहाँ पर कितना बढ़ा दिया, बिल्डिंग का वैल्यू कितना बढ़ गया, 2 लाख, है ना। 2 लाख से डेबिट, हाँ, तो फिर एंट्री क्या होगा, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा है तो एंट्री क्या होगा, बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन। हाँ, बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया है कितने से, 2 लाख से, बट हम लोगों ने तो खरीदा नहीं है कि टू बैंक या टू कैश करेंगे, लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ। तो बोलो क्या ये मतलब ओरिजिनली ये रिजर्व है या फिर ये मैनिपुलेटेड किया हुआ रिजर्व है, बोलो क्या ये ओरिजिनल रिजर्व है या फिर ये क्रिएटेड रिजर्व है, सेल्फ क्रिएटेड रिजर्व है, हम क्रिएटेड रिजर्व है, सेल्फ क्रिएटेड, है ना। तो अगर ऐसा रिजर्व है तो ये हम लोग बोनस इशू के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है ये बोनस इशू के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन में हमें रिवैल्यूएशन रिजर्व दिया हुआ रहेगा तो हम लोग उसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सचमुच का रिजर्व नहीं है, ये इनका ऐसा सिचुएशन हो गया तो इन्होंने ऐसा किया। तो कंपनी ऐसा कर सकती है, कंपनी ऐसा कर सकती है अपना मार्केट में रेपुटेशन को अच्छा करने के लिए, क्या कर रही है, पहले सोचे कि हम बोनस शेयर इशू कर दे, ठीक है, फिर देख रही है कि अच्छा नहीं कर सकते, इतना सारा रेस्ट्रिक्शन है, तो इन्होंने सोचा था कि हम एओए में तो मेरा लिखा हुआ है, शेयर होल्डर ने हाँ कर दिया, हम इशू कर देते हैं, लेकिन रूल्स है ना कि हम लोग जो हमारे क्रेडिटर वगैरह है, मतलब जो लोन डिवेंचर हम लोगों ने इशू कर रखा है, लोन ले रखा है, उनको पे किए बिना रिजर्व को हम लोग नहीं मतलब बोनस में नहीं कन्वर्ट कर सकते अपना रेपुटेशन, अपना गुडविल को बढ़ाने के लिए, तो इसीलिए रेस्ट्रिक्शन था, तो इन्होंने सारा चीज पे किया, अब 0 पे पहुंच गए, तो क्या करेंगे, बोनस इशू करना चाह रहे हैं, तो इन्होंने दिमाग लगाया कि हम लोग इसको अपना जो एसेट है उसको रिवैल्यूट कर देते हैं तो हमारे पास रिजर्व क्रिएट हो जाएगा। तो तब इन्होंने क्या किया और एक रूल्स ला दिया कि रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, उसको हम लोग बोनस शेयर इशू करने में कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व can't be used in bonus issue, तो बोनस इशू में हम लोग इसे यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमें याद रह जाएगा एग्जाम्पल के साथ। अच्छा, नेक्स्ट हमें क्या पता होना चाहिए, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिर कौन कौन सा ऐसा रिजर्व है जो कि हम लोग बोनस शेयर इशू करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका लिस्ट देखो, रिजर्व दैट कैन बी used for bonus issue, पहला सबसे पहले हो जाएगा हम लोगों का फ्री रिजर्व, हाँ वो भी आएगा, ठीक है, पहले लिख लेते हैं एक बार हमें तो फ्री, सीक्वेंस वाइज होगा ना, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम इन कैश, और क्या कहते हैं जनरल रिजर्व और पीएल। हाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, हाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम, हाँ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, हम जब एंट्री करवाएंगे तो हम प्रेफरेंस बता देंगे कौन सा पहले, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, ठीक है, एंट्री प्रेफरेंस वाइज लिखवा देंगे, इसको हम ऐसे ही नॉर्मल लिखवा दे रहे हैं कि कौन कौन सा हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं और कौन से सीक्वेंस में करेंगे उसका एंट्री में हम लिखवा देंगे कि फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगा, सेकंड प्रेफरेंस क्या होगा। अच्छा, फ्री रिजर्व हम लोग यूज कर सकते हैं, फ्री रिजर्व मतलब कौन सा रिजर्व है जो प्रॉफिट सॉरी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो रिजर्व यूज करते हैं उसे ही तो हम लोग फ्री रिजर्व बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं फ्री रिजर्व का मतलब विच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा, फ्री रिजर्व में जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अच्छा, और हो जाएगा डिविडेंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, अच्छा, और कौन सा रिजर्व यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम का कौन सा, रियलाइज्ड इन कैश, इसका मतलब क्या होता है वो भी बता देते हैं, रियलाइज्ड इन कैश,
अब रियलाइज्ड इन कैश कैसे समझ में आएगा? वैसे तो क्वेश्चन में बता देगा, नहीं तो हमें नहीं समझ में आएगा, लेकिन प्रैक्टिकली रियलाइज्ड इन कैश का मतलब क्या होता है एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, सपोज एक शेयर है जिसका फेस वैल्यू है 10 और इशू प्राइस है 12, ठीक है? तो क्या ये प्रीमियम में इशू हो रहा है? शेयर कितना प्रीमियम में इशू हो रहा है? 2 रुपीज, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग अगर ऐसा शेयर इशू कर रहे हैं तो शेयर इशू का एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो एंट्री में कितना कितना अमाउंट हम लोग लिख देंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाता है 10 रुपीज, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 2 आ जाएगा, बैंक में 12 आ जाएगा, ठीक है। अगर इस एंट्री को हम लोग स्प्लिट करते हैं, इस एंट्री को अगर हम लोग स्प्लिट करते हैं तो ये 2 एंट्री होता है, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा हो जाता है बैंक टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहाँ पर 2 रुपीज और यहाँ पर 10 रुपीज। तो क्या ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश हुआ? देखो, क्या ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश हुआ कि नहीं हुआ? एंट्री से नहीं पता चल रहा है? यस मैम। हुआ ना? बैंक अकाउंट डेबिट हाँ। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम बैंक हुआ। अच्छा, अब और एक एंट्री लिखेंगे, उसमें बताओ कि रियलाइज्ड इन कैश हुआ कि नहीं। जैसे हम लोग शेयर इशू करके एसेट भी खरीद सकते हैं, ठीक है, एसेट भी खरीद सकते हैं। सपोज हम लोगों ने एसेट खरीदा तो एंट्री हो जाएगा एसेट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सेम एंट्री दे रहे हैं 10 टू 12। अब इसको स्प्लिट करो तो क्या एंट्री होगा? एसेट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 और यहां पर दे रहे हैं एसेट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2, ठीक है। क्या ये रियलाइज्ड इन कैश हुआ? नो मैम। नहीं। तो इसका मतलब ये हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। देखो, जब तक क्वेश्चन में हमें नहीं बता, हाँ ढूंढना पड़ सकता है अगर वैसा क्वेश्चन दे दे कि एसेट खरीदा था उसके बदले शेयर इशू हुआ था प्रीमियम वाला शेयर, तब हमें समझना पड़ेगा। नॉर्मली उतना घुमा फिरा के नहीं देता है, बता देता है कि रियलाइज्ड इन कैश है कि नहीं। लेकिन हम लोग समझ गए कि कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग। तो ये रियलाइज्ड इन कैश हुआ, ये हो गया नॉट रियलाइज्ड इन कैश, नॉट रियलाइज्ड इन कैश, ठीक है। तो रियलाइज्ड इन कैश का मतलब ये होगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम हम लोग सिर्फ और सिर्फ वही वाला ले सकते हैं जो रियलाइज्ड इन कैश है। अच्छा, ये हो गया 2 पॉइंट, ठीक है। और एक कौन सा रिजर्व यूज कर सकते हैं? फ्री रिजर्व हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम, बट उसमें भी रेस्ट्रिक्शन था रियलाइज्ड इन कैश। सी पॉइंट में लिखेंगे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। लेकिन सीआरआर वाला भी वही वाला सीआरआर यूज कर सकते हैं जो फ्री रिजर्व से बना हुआ है, क्रिएटेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व, ठीक है। फ्री रिजर्व यूज करके जो सीआरआर बनेगा वही वाला हम लोग बोनस शेयर इशू करने में यूज करेंगे, ठीक है। ये बता देगा क्वेश्चन में कि सीआरआर जो है वो क्रिएटेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एंट्री लिख लेते हैं। देखो, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री क्या क्या होगा बोनस शेयर इशू करने का? अच्छा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बोनस शेयर इशू, तो यहां पर लिख देते हैं इशू ऑफ बोनस शेयर, ट्रांजैक्शन लिखते हैं ऐसे, ठीक है। इशू ऑफ बोनस शेयर, अगर हम लोग बोनस शेयर इशू करना चाहते हैं तो क्या एंट्री होगा? तो बोनस शेयर जब भी इशू करना चाहेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, जो रिजर्व है वो यूज हो जाएगा। अब हम लोग कौन कौन सा रिजर्व यूज कर सकते हैं, अब हम सीक्वेंस वाइज लिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला जो रिजर्व यूज करना चाहिए उसका नाम होता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये हो जाएगा फर्स्ट प्रेफरेंस। अच्छा, ये फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों होता है
क्या ये फ्री रिजर्व है कि रेस्ट्रिक्टेड है? बताओ, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कैसा रिजर्व है? फ्री रिजर्व है कि रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व है? क्या लगता है? क्या इसको फ्री रिजर्व Restricted है। कौन सा? हाँ Free reserve। रेस्ट्रिक्टेड। हाँ बोलो बोलो। फ्री रिजर्व नहीं है मैम। हाँ फ्री रिजर्व क्यों नहीं है? क्योंकि इसको हम लोग डिविडेंड के लिए नहीं यूज कर सकते, है ना। फ्री रिजर्व कौन सा है? जिसको हम लोग प्रॉफिट मतलब एज ए डिविडेंड मतलब बांटने के लिए जो हम लोग यूज कर सकते हैं वही फ्री रिजर्व होता है, ठीक है। ये कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व जो है ये फ्री रिजर्व नहीं होता, इसीलिए इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसे हम लोग कहीं भी यूज नहीं कर सकते। तो जब हमारा रूल्स बता रहा है कि बोनस इशू में सीआरआर यूज कर सकते हैं तो सीआरआर यूज कर लेंगे ना, नहीं तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा। इसका यूज तो इतना फ्लेक्सिबल नहीं कि कहीं पर भी कर ले। जैसे मान लो अगर तुम लोगों के पास 500 रुपए का एक अच्छा नोट है, 500 रुपए का एक मान लो खराब नोट है, मान लो कलर वलर लगा हुआ है, तो नॉर्मली अप्रोच क्या रहेगा? कौन सा नोट हम लोग आगे चला दे? कौन सा नोट चाहेंगे कि दे दे कि कोई अगर ले ले तो ठीक रहे? बोलो, अच्छा वाला नोट आगे यूज करोगे या खराब वाला? खराब मतलब वाला। खराब वाला हम लोग चाहेंगे कि वही पहले अगर कोई ले ले तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा बैंक वगैरह में जाके। अगर कोई ले लेगा तो ठीक है। तो हमारे पास अगर दो नोट रहता है, नॉर्मली सभी का अप्रोच ये रहता है ये थोड़ा सा फटा हुआ है इसी को पहले चला लेते हैं, क्योंकि अच्छा वाला तो कहीं पर भी चलेगा लेकिन जो अच्छा नहीं है वो हर जगह पे नहीं चलता है, ठीक है। तो उसी तरह से सीआरआर क्या है? मतलब खराब नोट का मतलब क्या? रेस्ट्रिक्टेड नोट, हर कोई उसे नहीं लेना चाहेगा, ठीक है। कुछ लोग होंगे जो लेना चाहेंगे, बहुत से लोग ना कर देंगे। उसी तरह से सीआरआर का यूज जो है वो हर जगह पे नहीं होता है, तो जहां होता है वहां कर लो, नहीं तो पड़ा रहेगा। तो इसीलिए कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व जो है फर्स्ट प्रेफरेंस होता है। सेकंड प्रेफरेंस होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, बट इसमें रेस्ट्रिक्शन क्या था? इसमें रेस्ट्रिक्शन क्या था? कैश, रियलाइज्ड इन कैश। कैश। हाँ, रियलाइज्ड इन कैश, वही वाला यूज करना है। ये सेकंड प्रेफरेंस। अगर इससे पूरा नहीं बनता है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करेंगे। उसके बाद जनरल रिजर्व। थर्ड प्रेफरेंस। अगर इससे भी पूरा नहीं बनेगा तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फोर्थ प्रेफरेंस। और ये सब में हो जाना चाहिए। अगर कंपनी के पास अवेलेबिलिटी है नहीं तो कंपनी तो फिर बोनस शेयर इशू करने का सोच ही नहीं सकती। कंपनी के पास अवेलेबिलिटी होता है तभी वो प्लान करती है, तो ये सब में से हो जाएगा। लेकिन इस तरह से हमारा प्रेफरेंस जो है होना चाहिए। तो 2 एंट्री हो जाएगा। हम लोग किसको ये वाला दे रहे हैं? अगर हम लोग ड्यू एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, हम पूरा एंट्री दिखा रहे हैं तो पहले ड्यू एंट्री कर रहे हैं, तो किसे देना पड़ेगा? बोनस देना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो 2 बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, ये हो गया, ठीक है। 2 बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पहले लिख लेते फिर सेकेंड एंट्री देंगे। ट्रांजैक्शन का नाम हो जाएगा नेक्स्ट अपॉन इशू ऑफ बोनस शेयर। ये मैंने क्या लिखा था? ये इशू ऑफ बोनस शेयर नहीं, इसको थोड़ा सा चेंज कर दो। यहां पर थोड़ा सा ट्रांजैक्शन चेंज होगा। यहां पर लिखेंगे अपॉन द सैंक्शन ऑफ एन इशू ऑफ बोनस शेयर। अगर हमें परमिशन मिल जाता है तब हम लोग बोलेंगे ठीक है, प्रॉफिट को मतलब जो रिजर्व है उसको इस तरह से यूज करेंगे। फिर हम लोग बोनस शेयर जब इशू करेंगे तब एंट्री ऐसा होगा, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल बन गया, ठीक है। तो अगर नेट एंट्री देखो तो क्या हो जाएगा? बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर, ये देखो ये हम लोग कैंसिल कर सकते हैं ऐसे, बोनस टू शेयर होल्डर क्रेडिट और बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट। तो दोनों अगर कैंसिल कर देंगे तो बचा क्या? बचा ये जितना भी रिजर्व डेबिट हुआ टू शेयर कैपिटल। यही हमें चाहिए था बट हम लोग ड्यू एंट्री के साथ कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ड्यू और उसके बाद
इशू वाला एंट्री। तो पहले सैंक्शन जब हुआ तो ड्यू एंट्री, उसके बाद इशू वाला एंट्री हो गया, ये हो गया सेकेंड एंट्री। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अगर फुल्ली पेड नहीं होता है तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा फुल्ली पेड में। तो यहाँ पर लिखते हैं ट्रांजैक्शन, पहले लिखते हैं अपॉन द सैंक्शन ऑफ bonus by converting partly paid shares to fully paid shares। इसमें एंट्री होगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये बता रहे हैं ये कैसा है, पार्टली पेड अप फुल्ली पेड अप कॉल करके नहीं हो रहा है, ये दूसरा पॉइंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। ये पॉइंट जो है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये अलग पॉइंट है। ये पॉइंट जो है इसमें ये बता रहा है कि जब हम लोग पार्टली पेड को फुल्ली पेड करते हैं तो कॉल करते हैं, जो जितना पैसा ड्यू है कॉल किए बिना भी हम लोग कर सकते हैं, बोनस कॉल करके भी कर सकते हैं। तो ये इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट दिन रखेंगे कि बोनस कॉल करके क्या होता है, उस पर क्वेश्चन करेंगे। तो ये था मिडिल में, इसलिए मैंने लिखवा दिया कि सारे एंट्रीज में ये भी एक एंट्रीज आएगा, लेकिन इसको हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग नॉर्मल वाला ही आज डिस्कस करेंगे पहले। तो बोनस सैंक्शन हो गया, बोनस इशू हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अगर हमें कॉल करना पड़ रहा है तो हम लोग लिखते हैं ऑन मेकिंग, नॉर्मली फाइनल कॉल ही ड्यू हो सकता है या कुछ और कॉल भी ड्यू हो सकता है, जो नाम रहेगा उसी को हम लोग लिख देंगे। अगर फाइनल कॉल हम लोग ड्यू कर रहे हैं तो एंट्री हो जाएगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, ये ड्यू एंट्री हो गया। अब जब रिसीव करेंगे, यहां पर लिखते हैं ऑन रिसीव्ड ऑफ फाइनल कॉल। अगर फाइनल कॉल रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। ये होगा नॉर्मल क्वेश्चन के लिए, ठीक है, ये होगा नॉर्मल क्वेश्चन के लिए। मतलब हम लोगों ने जो कॉल मनी है उसे जितना बाकी था उसे कॉल किया, उसके बाद उससे पैसा रिसीव करके उसे फुल्ली पेड अप में कर लिया। बट ये स्टार वाला जो सिचुएशन है उसमें क्या होगा, अगर ये जो दिया है मैंने बोनस कॉल वाला, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें रिसिप्ट ऑफ फाइनल कॉल नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं ऑन एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल कॉल, ऑन एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल कॉल। तो इसमें एंट्री हो जाएगा बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। ये डिफरेंस हम बता देंगे। तो ये जो पॉइंट है ना, ये स्टार यहाँ पर भी एक लगा देते, ठीक है। ये जो दो स्टार है ये हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इतना समझते हैं, पहले हम लोगों ने बोनस के लिए सैंक्शन मिल गया हम लोग को, फिर हम लोग बोनस जो है इशू कर दिए। अगर कोई पार्टली पेड अप था तो फाइनल कॉल कर लिया हम लोगों ने, फाइनल कॉल के बाद पैसा मिल गया। और ये जो स्टार वाला तो लिखा है इसे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा मैम, स्टार वाले में ये होगा ना कि जब कंपनी कहते हैं कि अगर आपका 2 रुपया बचा है तो उसको आप एज अ बोनस ही रख लो और उस पर सेटल डाउन कर देते हैं। हाँ, वही सेटलमेंट होता है। यहाँ पर बोनस कॉल हो जाएगा, मतलब हम लोग पार्टली पेड वाले को पैसा नहीं मांग रहे, ठीक है, उनको बोल रहे हैं आपको बोनस कॉल कर देंगे, बोनस के साथ उसे एडजस्ट कर देंगे। मतलब वो 2 रुपये का भी हम लोग रिजर्व यूज कर लेंगे। मान लो 2 रुपए, मैंने एग्जाम्पल जैसे दिया था कि 8 रुपए तक कॉल्ड अप है, 2 रुपए बाकी है, तो वो सॉरी 8 रुपए तक पेड अप है, 2 रुपए कॉल्ड अप है, तो 2 रुपए का भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोनस इशू कर दे रहे, वो जो बाकी है उसको भी बोनस के साथ ही ट्रांसफर कर दे रहे। ये यहाँ पर रिजर्व का एंट्री इसीलिए यूज हुआ,
ट्रांसफर टू बोनस टू शेयर होल्डर, इस तरह से होगा। इसीलिए जब यहाँ पर पैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोग तो पैसा नहीं मांग रहे, तो बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर फाइनल कॉल, तो यहाँ पर भी शेयर फाइनल कॉल, यहाँ पर भी शेयर फाइनल कॉल, लेकिन अगर पैसा नहीं मांग रहे तो वो एडजस्ट हो रहा है, तो शेयर होल्डर के साथ बोनस का जो एडजस्टमेंट हो रहा है, यहाँ पर पैसा मांग रहे हैं तो पैसा मिलेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इसके बाद इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, ये करें या क्वेश्चन कर ले, एक सेकंड देखते हैं। अच्छा ठीक है, हम लोग एक बार क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ही नेक्स्ट फिर से टॉपिक करेंगे। देखो इस पे जो भी क्वेश्चन बन रहा है अभी तक जो भी किया वो कर लेते हैं। यहाँ पर देखो एक एग्जांपल दिया है, अल्फा कंपनी अनाउंस्ड बोनस इशू टू इट्स शेयर होल्डर इन द रेशियो ऑफ 2:3। अब 2 का मतलब क्या और 3 का मतलब क्या? 2:3 का मतलब यहाँ पर दे रखा है, वैसे किसी किसी क्वेश्चन में नहीं देगा तो हमें खुद पढ़ के समझना पड़ेगा। दैट इज 2 शेयर्स फॉर, ये क्या है, ये न्यू वाला है ना, और ये है एग्जिस्टिंग वाला, ये न्यू वाला है और ये एग्जिस्टिंग वाला है। तो 2 शेयर्स फॉर 3 शेयर्स होल्ड, अगर 3 शेयर होल्ड कर रहे हैं तो 2 शेयर मिलेगा। तो बताओ कि अगर कोई शेयर होल्डर एक्स है जिसके पास 6000 शेयर्स है, बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ बोनस इशू, हाउ मच शेयर वुड ही हैव आफ्टर बोनस इशू? वुड ही हैव मतलब उसके पास कितना शेयर हो जाएगा बोनस इशू करने के बाद? बोलो। 8,000। 8000 4000। ऐसे करके देखना पड़ेगा ना कि 3 शेयर है तो 2 मिल रहा है, तो 1 है तो 2/3, और 6000 है तो 2/3 इंटू 6000, तो 4000 हो जाएगा। तो यस मैम, कितना? 4000। हाँ 4000, तो कितना होगा टोटल, कितना होगा? हाउ मच शेयर 10,000। हाँ ये टोटल करके बोलना पड़ेगा, क्योंकि बोला है हाउ मच शेयर वुड ही हैव आफ्टर बोनस इशू। बोनस इशू के बाद उसके पास 6000 प्लस 4000, 10,000 शेयर रह जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एग्जाम्पल 1, बोनस शेयर्स, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितना हो जाएगा यहाँ पर? 6000 इंटू 3 के लिए 2, तो 1 के लिए 2/3, तो यहाँ पर हो गया 4000। तो टोटल होल्डिंग ऐसे लिख देते हैं आफ्टर, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन की तरह है, आफ्टर बोनस इशू 6000 प्लस 4000 10,000। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन, फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ भरत लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी। ठीक है, लिस्टेड कंपनी है। अच्छा, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी का क्या रूल्स है वो भी बता देते हैं, उसके बाद ही ये वाला क्वेश्चन करेंगे। देखो लिस्टेड और अनलिस्टेड का रूल्स बता देते हैं, वो नहीं बताया ना मैंने। देखो लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी में फर्क ये होगा कि अगर कोई कंपनी लिस्टेड है, ये दूसरा कंसेप्ट, लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड कंपनी, तो बोनस इशू में क्या डिफरेंस हो जाएगा? तो लिस्टेड कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा, कंपनीज एक्ट जो है एप्लीकेबल होगा। अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो कंपनीज एक्ट का जो रूल्स है वो तो इस पे एप्लीकेबल होगा, दोनों पे, क्योंकि दोनों कंपनी है। लेकिन जो सेबी का रूल्स है, बोलो जो सेबी का गाइडलाइन है वो किस पे एप्लीकेबल होगा? लिस्टेड पे। हाँ है ना, क्योंकि इस पे तो होगा नहीं, लिस्टेड है तभी तो वो सेबी के अंडर आएगा ना। तो सेबी गाइडलाइन जो है लिस्टेड के लिए होता है, और जो सेबी का गाइडलाइन है वो अनलिस्टेड के लिए नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं सेबी गाइडलाइन
is not applicable. अच्छा, अब देखो यहां पर कंपनीज एक्ट क्या बोल रहा है, कंपनीज एक्ट अपना क्या रूल्स लगा रहा है, यहां पर लिख के दिखाते हैं, देखो कंपनीज एक्ट बोल रहा है, रूल्स में कहा डिफरेंस आ जाता है, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला। कंपनीज एक्ट बोल रहा है कि अगर हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर रहे हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को यहाँ पर हमें दो तरह से सोचना पड़ता है, कैश है कि नॉन कैश है, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट बोल रहा है कि कैश हो नॉन कैश हो दोनों यूज कर लो, ठीक है। कंपनीज एक्ट बोल रहा है कि कैश हो या नॉन कैश हो दोनों यूज कर लो, यहां पर भी वही एप्लीकेबल होगा। कंपनीज एक्ट बोल रहा है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो रूल्स है, अभी तो मैंने तुम लोग को बोला कि सिर्फ कैश वाला ही यूज करना है, बट वो फिर किसके गाइडलाइन के हिसाब से मैंने बोला होगा, सेबी के हिसाब से बोला होगा, क्योंकि कंपनीज एक्ट का जो गाइडलाइन है फॉर बोनस इशू वहां पर कैश या नॉन कैश दोनों ही हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से सिक्योरिटीज प्रीमियम का क्या रूल्स हो जाएगा, सेबी बोल रहा है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग कैश रियलाइज्ड वाला ही इशू करेंगे। तो बोलो ये रूल्स किस पे लागू होगा, लिस्टेड या अनलिस्टेड, कौन से कंपनी के ऊपर लागू होगा कि कैश रियल लिस्टेड, ठीक है। इसका मतलब लिस्टेड पे ही ये लागू होगा, ठीक है। अच्छा, सेबी का ये गाइडलाइन बोल रहा है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम, अच्छा ये कहां पर सेबी के किस गाइडलाइन में बोला हुआ है, आईसीडीआर, आईसीडीआर का फुल फॉर्म है इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, इसके हिसाब से यहाँ पर बताया गया, ठीक है। आईसीडीआर में इशू ऑफ कैपिटल, ये लिख देते हैं, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो कैश रियलाइज्ड वाला ही लेंगे, ठीक है। और इसमें कोई भी ले सकते हैं, अगर अनलिस्टेड है तो कैश हो या नॉन कैश हो दोनों ही परमिसिबल है। अच्छा, अब देखो इसका मतलब अगर ये लिस्टेड कंपनी है तो बोलो इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर यूज करने के लिए बोला जाएगा तो कौन सा यूज करेंगे, कोई भी चलेगा, कैश, सिर्फ कैश, ठीक है। कैश रियलाइज, हाँ कैश रियलाइज्ड, 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश ही बोला है, तो ठीक है पूरा यूज कर सकते हैं अगर लगेगा तो। जनरल रिजर्व 1,05,000, सरप्लस दैट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहले सीआरआर यूज करो, नहीं होता है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर ये, तो प्रायोरिटी के हिसाब से ही क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। जरूरी नहीं है हर बार बने, बट यहाँ पर उसी तरह से ही बना हुआ है। द कंपनी डिसाइड टू इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 1 shares for every 4 shares, 1 shares for every 4 shares held, and for this purpose it decide that there should be the minimum reduction in free reserve, pass necessary journal entries, हमें जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोल रहा है और जितना मिनिमम रिजर्व यूज करना है उतना यूज कर लेंगे। तो बोलो कितना बोनस शेयर इशू होगा, सबसे पहले वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना, कितना बोनस शेयर इशू होगा। तो 4 के बदले 1, 40,000 है, बताओ, सिंपल, 4 के बदले 1, अगर 4 एग्जिस्टिंग है तो नया वाला मिल जाएगा 1, तो 1 10,000, 1/4, और 10,000 है एग्जिस्टिंग तो 1/4 इंटू 10,000, सॉरी 40,000 मतलब 10,000 हो जाएगा, ठीक है। इसे कैलकुलेट करने पे तो पहले लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ बोनस इशू, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ बोनस इशू। Number of bonus share issued equal to 40,000 into 1/4, 10,000, इतना इशू करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें एंट्री करने के लिए बोला है, तो सबसे पहला एंट्री क्या होता है, पहले सैंक्शन वाला एंट्री होगा, मतलब रिजर्व को हम लोग यूज करें वो दिखाएंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या है कंपनी का नाम, इन द बुक्स ऑफ भरत लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ
Bharat Limited. Particulars डेबिट क्रेडिट। अच्छा, पहले रिजर्व को हम लोग ड्यू कर मतलब रिजर्व को यूज करके शेयर होल्डर को ड्यू करेंगे बोनस शेयर के लिए। तो रिजर्व कौन सा यूज करेंगे? अच्छा हाँ, पहले वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ बोनस इशू, जितना बोनस शेयर इशू हुआ है उसके लिए हमें कितना रिजर्व को यूज करना पड़ेगा। तो 10,000 शेयर हम लोग देंगे और एक एक शेयर का वैल्यू कितना करके है, जो एग्जिस्टिंग वैल्यू रहता है वही, अगर स्पेशली कुछ नहीं बताएगा तो 10 रुपीज करके, तो इंटू 10, तो कितना वैल्यूएशन कितना होगा? 1 लाख। तो हमें कितना रिजर्व यूज करना पड़ेगा, कितने रुपए का रिजर्व यूज करना पड़ेगा? 1 लाख का, ठीक है। तो 1 लाख में देखो क्या सीआरआर पूरा यूज कर ले, सीआरआर पूरा यूज करना पड़ेगा, 1 लाख है तो। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व डेबिट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व डेबिट टू, सॉरी टू क्या, पूरा लिख लेते हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, और इसका अमाउंट, अरे इसका अमाउंट कितना हो जाएगा? 55,000। अच्छा, हम लोगों को 1 लाख चाहिए, तो और क्या लेना पड़ेगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरा ले ले 30,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 30,000, तो भी नहीं हो रहा है, 85 ही हो रहा है, 1 लाख चाहिए। तो और कितना लेना पड़ेगा? बाकी किससे ले? जनरल रिजर्व से ले ले, बट जनरल रिजर्व में बहुत ज्यादा है, चेक करना पड़ेगा कितना लेना पड़ेगा। तो जनरल रिजर्व में हो जाएगा, सफिशिएंट है, बस देखना पड़ेगा कितना लेना पड़ेगा। 2 लिख देते हैं, बोनस टू शेयर होल्डर, और इसका अमाउंट हो जाएगा, जो वैल्यूएशन यहाँ पर हम लोगों ने क्रिएट किया, 1 लाख। तो 1 लाख में अगर 85,000 मिल गया है तो और कितना चाहिए, वो बैलेंस करके निकालेंगे, कितना होगा? 15,000, ठीक है। तो ये 15,000 हो जाएगा कि हम लोग को और 15,000 का जरूरत होगा। इस पे नरेशन लिखेंगे, बीइंग बोनस इशू ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स होल्ड, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बोनस दे देंगे, तो बोनस शेयर इशू कर देंगे, तो क्या एंट्री होगा? बोनस टू शेयर होल्डर, टू क्या हो जाएगा? बोनस इशू कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग अपने शेयर को, अपने रिजर्व को कैपिटलाइज कर रहे हैं। तो ये तो हम लोगों ने ड्यू किया, जैसे क्रेडिटर को करते हैं ना, परचेज टू क्रेडिटर, जब पे करते हैं तो क्रेडिटर टू कैश, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर कैपिटलाइज कर दिया रिजर्व को, रिजर्व को हम लोगों ने कम कर दिया। देखो रिजर्व कम कर दिया, रिजर्व क्रेडिट है मतलब रिजर्व ज्यादा है, रिजर्व डेबिट मतलब कम हो गया। अब इस रिजर्व को कैपिटल बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? शेयर इशू करने का एंट्री, शेयर बोनस, कैपिटल, हाँ, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना? 1 लाख। बीइंग, इसी को बोलेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, बीइंग कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। हो गया, बस इतना ही बोला था जर्नल एंट्री के लिए, और तो कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो है ये बोनस कॉल के लिए, ये हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है, बोनस कॉल जब समझेंगे। अभी हम लोग इलस्ट्रेशन 3 करते हैं, जो अभी तक का सीखा हुआ कंसेप्ट में है। देखो बोल रहे हैं कि फॉलोइंग नोट्स pertain to the balance sheet of Solid Limited as on 31st March 2001. बैलेंस शीट दिया हुआ है, ऑथराइज्ड कैपिटल 10,000, 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 each, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी का शेयर इशू करने का लिमिट कितना है। तो 10,000 से ज्यादा प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती है, 1 लाख से ज्यादा इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकती है। तो ये टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल हो गया, ये ऑथराइज्ड नंबर ऑफ शेयर हो गया। इसमें से इशू कितना किया गया है? 10,000 प्रेफरेंस में से 8,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किया गया है, 10 रुपए वाला, 12% रेट वाला, और 1 लाख में से 90,000 इक्विटी शेयर इशू किया गया है, 10 ईच, 10 ईच, 8 पेड अप। क्या ये पार्टली पेड अप हुआ? बोलो, 8 पेड अप है तो क्या ये पार्टली पेड अप हुआ? हाँ मैम,
ठीक है, अब हमें इसे फुल्ली पेड अप इसका मतलब करना पड़ेगा। अच्छा आगे देखो, रिजर्व सरप्लस, जनरल रिजर्व 1,60,000 है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है 35,000। बोलो रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज होगा जब हम लोग बोनस शेयर को मतलब नो बोनस मैम, इशू नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है, ये मैनिपुलेटेड होता है, ये नहीं होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा, कलेक्टेड इन कैश बोल रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सभी यूज कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। सिक्योर्ड लोन 12% डिवेंचर 100 each. On 1st April 2001, the company has made final call 2 each on 90,000 equity share. क्या सही कॉल किया है? हाँ, ये देखो 2 रुपीज ही कॉल करना पड़ेगा 90,000 शेयर के लिए, तो कंपनी ने कॉल किया है, ठीक है। उसके बाद द कॉल मनी वॉज रिसीव बाई 20th April, बट कॉल मनी का पैसा 20th April को मिला, ठीक है। तो एक एंट्री 1st April को होगा ड्यू कि पैसा मांगा गया, फिर नेक्स्ट एंट्री 20th April को होगा जिस दिन पैसा रिसीव हुआ। देयर आफ्टर द कंपनी डिसाइड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। तो यहाँ से हमें ये पता करना पड़ेगा कि कितना बोनस इशू हो सकता है। 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर, तो 4 अगर पुराना एग्जिस्टिंग शेयर है तो एक नया मिल जाएगा। तो पुराना शेयर कितना है? 90,000 है ना, ये 90,000 वहां बैलेंस शीट में तो वही लिखा हुआ है ना कि 90,000 टोटल इक्विटी शेयर है, तो इक्विटी शेयर वाले को ही तो बोनस शेयर देंगे, तो 90,000 वाले को कितना मिल जाएगा? मतलब 90,000 के लिए कंपनी को कितना बोनस शेयर इशू करना पड़ेगा? 1/4 इंटू 90,000, 22,500। हाँ 22,500 टोटल बोनस शेयर इशू करना पड़ेगा। इसका ये तो हो गया नंबर ऑफ बोनस शेयर, वैल्यू क्या हो जाएगा? 22,500 इंटू 10 लिखा हुआ था बैलेंस शीट में, इच 10 पेड अप 8, तभी तो 2 दिखाया था, तो वैल्यूएशन हो जाएगा 2,25,000। इतना रिजर्व को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, इतने का, ठीक है। अब इससे इसके लिए हम लोग यहाँ से यूज करेंगे, जनरल रिजर्व यूज करना पड़ेगा 1,60,000, 2,25,000 है, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यूज करना पड़ेगा, फिर भी नहीं होगा, फिर यहाँ से कुछ यूज करेंगे तब हो जाएगा। अच्छा, सो नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर बोनस इशू, एज्यूमिंग दैट द बैलेंस शीट भी बनाने बोला है, एज्यूमिंग दैट द company has passed necessary resolution as at its general body meeting for increasing the authorized capital। ठीक है, क्यों बोला है ये वाला बात कि कंपनी ने नेसेसरी रेजोल्यूशन तो पास करवा लिया है जिसका जरूरत होता है बोनस शेयर इशू करवाने के लिए, और ऑथराइज्ड कैपिटल के लिए भी इन्होंने रेजोल्यूशन पास करवा लिया। ऑथराइज्ड कैपिटल के लिए इसका मतलब अगर 90,000 ऑलरेडी शेयर है और बोनस शेयर इशू करने पे कितना हो रहा था 22,500, तो टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी इक्विटी शेयर मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये तो मैंने नंबर लिया है ना, कितना हो जाएगा? ऐड करो, 90,000 पहले से था और 22 1,12,500। 1,12,500 अगर हो रहा है तो यहाँ पर ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा हो जा रहा है ना। तो क्या करना पड़ता है? अगर हम लोग अपना ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ाना चाहते हैं तो फिर हमें उसको क्या करना पड़ता है? अमेंडमेंट करना पड़ता है, ठीक है, कि हम लोग लिखवाना चाहते हैं कि हमारा इतना नहीं 1 लाख से लिमिट बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहता है जिसे हम लोग करवा पाते हैं, तो उसके लिए रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा ना, क्योंकि जो लिमिट है उससे ज्यादा हो जा रहा है, तो उसके लिए भी कंपनी ने रेजोल्यूशन पास करवा लिया है, तो फिर इसका मतलब कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस बताया, तो इसीलिए यहाँ पर जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तब ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑथराइज्ड कैपिटल जो है ना वो हम लोग का 1 लाख नहीं रहेगा, फिर वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग एंट्री से स्टार्ट करते हैं, एंट्री बोला है और एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, तो एंट्री लिखते हैं यहाँ पर। इलस्ट्रेशन 3 है ये, ठीक है, 3 3 है। in the books of Solid Limited, April 1, ठीक है, 1 अप्रैल को पहले कॉल किया गया था, जो 2 था, ये 2 रुपीज कॉल किया गया, तो कॉल का एंट्री क्या होता है? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब एंट्री कितना से होगा? 90,000 शेयर है इंटू 2 रुपीज, तो 1,80,000। इसका नरेशन बीइंग
final call of ₹2 on 90,000 share shares, क्या लिखे इसे? being final call of ₹2 on 90,000 share is share due लिख देते, share due as per बोर्ड, ये लिखा जाता है नॉर्मली, ठीक है। ये कोई भी शेयर के क्वेश्चन में एज पर बोर्ड्स रिजोल्यूशन, इसका मतलब होता है कि बोर्ड का इसमें रिजोल्यूशन पास हुआ है, ठीक है, चाहे वो स्पेशल रिजोल्यूशन हो, चाहे वो और एक क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है। तो बीइंग फाइनल कॉल ऑफ ₹2 ऑन 90,000 शेयर्स ड्यू एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन। अच्छा, ये हो गया, ड्यू कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद पैसा मिल रहा है, पैसा मिलने का डेट देखो, पैसा मिलने का डेट है 28 अप्रैल, तो इसके बाद एंट्री हो जाएगा अप्रैल 20 में, ठीक है। पैसा मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू क्या हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल $1,80,000, तो बीइंग मनी रिसिप्ट ऐसे लिख देते हैं, बीइंग मनी रिसिप्ट। अब जैसे ही पार्टली पेड अप शेयर फुल्ली पेड अप हो गया, अब हम लोग बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो बोनस शेयर इशू करेंगे तो पहले ये भी तो चेक करना पड़ेगा कितना सारा बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वर्किंग नोट तो नहीं बनाया, चलो यहाँ पर बना लेते वर्किंग नोट बना लेते। नंबर ऑफ बोनस इशू, कितना सारा बोनस इशू करेंगे, 90,000 शेयर्स था इंटू 1/4 है ना, 4 एग्जिस्टिंग शेयर्स के बदले 1 शेयर मिल जाएगा, तो 22,500 होगा। और बोनस वैल्यू, बोनस शेयर जितना यूज इशू किया उसका बोनस वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब रुपीज में ये कितना बन जाएगा और कुछ नहीं, 22,500 इंटू ₹10, तो ये हो जाएगा 2,25,000। तो यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं। अच्छा, तो इसके लिए रिजर्व यूज करेंगे, देखते हैं क्या क्या रिजर्व हम लोग के पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले CRR यहाँ पर है नहीं, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम नेक्स्ट प्रेफरेंस होता है, तो नेक्स्ट प्रेफरेंस के हिसाब से सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट कितना है, 20,000 पूरा ही लेना पड़ेगा। अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम के बाद कौन सा रिजर्व ले सकते हैं, रिवैल्यूएशन तो नहीं होगा, सिक्योरिटीज के बाद जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व डेबिट, जनरल रिजर्व कितना है 1,60,000 पूरा ही ले लेते हैं, ठीक है। वहां पर 2,25,000 है ना, तो 1,60,000 यहाँ पर लिख लेते हैं, टू बोनस टू शेयर होल्डर 2,25,000, तो उसके हिसाब से ये हो गया 1,80,000, माइनस करके देख लेते हैं, माइनस 1,80,000 तो कितना हो गया 45,000, तो देखते हैं 45,000 प्रॉफिट एंड लॉस में अवेलेबल है, 2,05,000 है, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, यहाँ पर बैलेंस करके जो मिल रहा है वही हम लोग यूज करेंगे 45,000, ठीक है। इतना है हम लोग के पास, बाकी बच जाएगा, बाकी बच जाएगा। अच्छा, इसका लिखेंगे बीइंग बोनस इशू एट द रेट 1 शेयर फॉर 4 शेयर्स, ठीक है। अच्छा, अब होल्डिंग मिल जाएगा, ठीक है, ये कब मिलेगा, अप्रैल 20 को ही हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगा बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट 2,25,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,25,000 बीइंग कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट।
कैपिटलाइज हो जा रहा है प्रॉफिट, क्योंकि बोनस टू शेयर होल्डर कैंसिल हो गया, तो ये सारा प्रॉफिट जो है कैपिटलाइज्ड हो गया, बीइंग कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, अब एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है आफ्टर बोनस इशू, तो एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट मतलब क्योंकि सारा डिटेल्स नहीं है, जैसे कि एसेट साइड का कुछ भी डिटेल्स नहीं है। एज एट 30th अप्रैल आफ्टर बोनस इशू बोला है, तो 30th अप्रैल के बाद, क्योंकि बोनस इशू अप्रैल में हुआ। 2001 आफ्टर बोनस इशू, पर्टिकुलर्स नोट्स अमाउंट। सबसे पहले आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जो स्ट्रक्चर होता है। इसके अंडर आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंडर आएगा शेयर कैपिटल। ठीक है, इसके नीचे कर लेते हैं शेयर कैपिटल, ये ध्यान ही नहीं दिया मैंने। शेयर कैपिटल, यहाँ पर नोट, यहाँ पर अमाउंट। शेयर कैपिटल नोट लगेगा, यहाँ पर शेयर कैपिटल का डिटेल्स दिखाना पड़ेगा। बी रिजर्व एंड सरप्लस, इसका भी डिटेल्स दिखाना पड़ेगा, रिजर्व एंड सरप्लस। ये नोट्स नंबर 2 हो जाएगा। अच्छा, और कुछ था डिटेल्स देखते हैं। हाँ, सिक्योर्ड लोन था, इसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म बोरिंग। पॉइंट 2 में दे देते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटी, मेन हेड होता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज। इसके अंडर आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग। थ्री, नोट्स 3। अब नोट्स टू अकाउंट्स बना लेते हैं, यहां से ही स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स, यहाँ पर देखना पड़ेगा किस तरह से हम लोग जो एओए है उसको अमेंड करेंगे, क्योंकि हम लोग का यहाँ पर जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नोट्स बनाएंगे शेयर कैपिटल का। सबसे पहले शेयर कैपिटल, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख सकते हैं। ये देखो शेयर कैपिटल, उसके अंडर ऑथराइज्ड कैपिटल। पहले इक्विटी का लिख लेते हैं, उसके बाद प्रेफरेंस का लिख लेंगे। तो शेयर कैपिटल, इसके नीचे लिख लेते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल का डिटेल्स लिखेंगे, तो पहले इक्विटी शेयर कैपिटल का लिखते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अब इसके नीचे हम डिटेल्स लिखेंगे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अच्छा, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? 90,000 प्लस 22,500, तो 1,12,500 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। ठीक है, तो अमाउंट कॉलम में कितना हो जाएगा? 1125,000, है ना, ये जितना भी है, मतलब 11,25,000 हो जाएगा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अब इसमें से कितना इशूड है वो दिखाएंगे। ठीक है, ऑथराइज्ड के बाद दिखाया जाता है इशूड कितना था। इशू होने के बाद क्या प्रोसेस होता है? सब्सक्राइब्ड, तो सब्सक्राइब्ड कितना हुआ था? फुल्ली सब्सक्राइब्ड है। ठीक है, और कितना पेड अप है? एंड फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल, तो 1,12,500, ये पूरा का पूरा ही जो है फुल्ली पेड अप है। 1,12,500 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड। ब्रैकेट में लिखेंगे कितना बोनस इशू है आउट ऑफ अबव, ये दिखाना पड़ेगा कि इसमें से बोनस इशू कितना है। 22,500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच वेयर issued by way of bonus।
ये रूल्स होता है, ठीक है, कि ये पूरा शेयर जो है इसके बदले हमें कैश नहीं मिला है, ये पूरा शेयर जो इसके बदले 90,000 से कैश रियलाइज्ड हुआ है, 22,500 जो है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व है, ये बोनस इशू हुआ है, ठीक है। और इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल उतना ही हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज जितना ऑथराइज्ड है उतना ही हम लोग का इशूड है, फुल्ली इशूड हो चुका है। अब हम लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का डिटेल्स लिख रहे हैं, ठीक है। अभी हमारा नोट्स 1 ही चल रहा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसका डिटेल्स लिखेंगे। तो इसका ऑथराइज्ड में तो कोई डिफरेंस नहीं आया है, तो इसका ऑथराइज्ड कैपिटल उतना ही रहेगा जितना था। ऑथराइज्ड है 10,000, यहाँ पर लिख देते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 10,000, 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो उस हिसाब से हो जाएगा 1 लाख। ये ऑथराइज्ड है। अब इशूड देख लेते हैं, इशूड सब्सक्राइब्ड फुल्ली पेड अप ही था, इशूड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड 8,000, 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो ये हो जाएगा 80,000, ठीक है, ये हो गया 80,000। अब हमें टोटल कितना लिखना चाहिए, ये हर एक पॉइंट का एक एक अलग आंसर है। देखो शेयर कैपिटल ये मेन हेड है, इसके अंडर इक्विटी शेयर कैपिटल का ये डिटेल्स में ऑथराइज्ड कैपिटल है, ये इशूड कैपिटल है, ठीक है। इसको हम दे देते पॉइंट ए, क्योंकि ऑथराइज्ड कैपिटल का कभी एडिशन नहीं होता है, हम लोग जो बैलेंस शीट में लिखते हैं वो हमारा इशूड, पेड अप और सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है, इसको पॉइंट बी दे रहा है। तो हमें जो शो करना है अमाउंट कॉलम में और जो हमें वहां पर बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा वो हमेशा इशूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप वाला होता है। तो 11,25,000 प्लस 80,000, 11,25,000 प्लस 80,000, तो ये 12,05,000, 12,05,000 ये वाला अमाउंट चला जाएगा यहाँ पर शेयर कैपिटल में। अच्छा, और सेकंड में हमें रिजर्व सरप्लस दिखाना है। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में देखो क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व हमारा जैसा था वैसा रह जाएगा, इसको लिख लेते हैं, बाकी में जो एडजस्टमेंट हुआ है वो दिखा देंगे। रिवैल्यूएशन रिजर्व 35,000, रिवैल्यूएशन रिजर्व ये 35,000 एज इट इज रहेगा, बाकी में एडजस्टमेंट हुआ है। और क्या था यहाँ पर, नेक्स्ट देखते हैं जनरल रिजर्व 1,60,000, जनरल रिजर्व 1,60,000 लेस करेंगे यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू। तो जनरल रिजर्व से कितना लिया है हम लोगों ने, यहाँ पर देखने से ही पता चलेगा एंट्री में। जनरल रिजर्व से पूरा ले लिया, अच्छा सिर्फ पीएल को छोड़ के बाकी सभी पूरा ले लिया है 1,60,000, तो यहाँ पर ये कुछ नहीं आएगा अमाउंट। फिर नेक्स्ट कौन सा रिजर्व है, जनरल रिजर्व के बाद रिवैल्यूएशन तो लिख लिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है 20,000 था, चेक करते हैं, हाँ 20,000 था, लेस यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू, पूरा 20,000 ही यूज हो गया, बचा कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,05,000, इसमें से यूटिलाइज्ड फॉर बोनस कितना यूज हुआ है, इसमें पूरा यूज नहीं हुआ था 45,000, तो बाकी बच जाएगा 45,000, तो बचेगा कितना यहाँ पर 1,60,000 बचेगा, ठीक है। 1,60,000
प्लस 35,000, 1,95,000, ये हो जाएगा हम लोग का रिजर्व का डिटेल्स। 1,95,000, 1,95,000। लॉन्ग टर्म बोरिंग, थर्ड पॉइंट, लॉन्ग टर्म बोरिंग, इसमें क्या है, 12% डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹100, 5 लाख सिक्योर्ड लोन। अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरिंग, इसके अंदर लिखेंगे सिक्योर्ड, 12% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच, वैल्यू है 5 लाख। 5 लाख ही था, हाँ। अब ये लिख लेते हैं, इसमें तो कोई चेंजेस है नहीं, बस इसका प्रेजेंटेशन ऐसे होना चाहिए, 5 लाख, ठीक है, हो गया। तो ये हम लोगों ने एक सीख लिया कि कैसे प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा इसका, ठीक है, कैसे करके कितना रिजर्व हो रहा है नहीं हो रहा है ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 1 है, ये वाला करवा देते हैं। देखो यहाँ पर और एक क्वेश्चन था, शायद मेरे से छूट गया, क्वेश्चन नंबर 4, कोई बात नहीं, इसमें अटैच कर लेंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ सरल लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2001, 4,500 इक्विटी शेयर ऑफ 100 each, 4,50,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट है। The company decided to issue to equity shareholder bonus share at the rate of 1 share for every 3 shareholders. Company decided that there should be the minimum, एकदम पहला वाला क्वेश्चन की तरह ही है, there should be a minimum रिडक्शन इन फ्री रिजर्व, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो अभी हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1 तो इसी तरह से ही किया था, ठीक है। तो देखो इसको हम शॉर्टकट में दिखा देते हैं, देखो कैसा होगा। तो पहले बताओ कि कितना सारा बोनस शेयर हो रहा है। बोनस शेयर कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में मेन है, और तो कुछ नहीं। कितना सारा बोनस शेयर हो रहा है, बताओ कितना सारा बोनस शेयर हो रहा है। 4,500 एग्जिस्टिंग है, 1 शेयर फॉर 3 शेयर होल्ड, कितना हो जाएगा? 1,500। 1 फॉर 3, हाँ 1,500, ठीक है। तो 1,500 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। पहले हम लोग यूज क्या करेंगे, 1,500 हो रहा है तो वैल्यूएशन कितना होगा, 1,500 इंटू कितना होगा, वैल्यूएशन क्या हो जाएगा, वो तो नंबर ऑफ हो गया बोनस शेयर का जो 100 होगा ना? हाँ 100 है, 1,50,000। 1,50,000, तो उतने का रिजर्व यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सीआरआर यूज कर सकते हैं, सीआरआर यूज करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड होता है, हर जगह यूज नहीं कर सकते, तो बोनस के लिए परमिसेबल है, पहला प्रेफरेंस सीआरआर को जाएगा। तो सीआरआर ले लेते हैं, सीआरआर अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, पूरा ले लेंगे ना, 1 लाख हो रहा है, हम दिखा देते कैसे 1 लाख हो रहा है, एक बार एंट्री लिख लेते, पता तो चल रहा है कैसे होगा। सीआरआर, उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 40,000, पूरा ले ले, 40,000 और 70,000, हाँ पूरा ही लग जाएगा। जनरल रिजर्व 2, जनरल रिजर्व था ये, देखो जनरल रिजर्व है 1,05,000, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 बोनस टू शेयर होल्डर, कितना हो जाएगा 1,50,000, अभी कैलकुलेट किया ना हम लोगों ने। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट बैलेंस करना पड़ेगा, 70,000 प्लस 40,000, 1,10,000 हो रहा था, मतलब 40,000 लेना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है, 40,000 लेना पड़ेगा हम, और इसका जर्नल सॉरी नरेशन जो है वो नहीं लिख रहे, ठीक है। ये हो गया 1, यहाँ पर 2, सेकेंड क्या हो जाएगा एंट्री, यहाँ पर बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000। नीचे वर्किंग नोट बना देते हैं, कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 1, नंबर ऑफ बोनस शेयर, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड, कितना सारा है, 4,500 है एग्जिस्टिंग, और एग्जिस्टिंग के हिसाब से कितना बोला है, 3 शेयर के लिए 1,
3 फॉर 1, तो 1 के लिए 1/3। इस तरह से यूनिटरी मेथड करके हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हो गया 1500 होगा। तो वैल्यू ऑफ बोनस इशू, वैल्यू निकालना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ बोनस इशू 1500 इंटू 100 रुपए करके था, तो 1,50,000। ये रुपीज होता है, ये नंबर होता है। ये क्वेश्चन काफी बड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, हम एक काम करते हैं, जो बोनस कॉल वाला था वो समझा देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग कर पाएंगे। तो बोनस कॉल वाला क्या होता है कि कंपनी अगर चाहे तो कंपनी का पहला देखो, अब नेक्स्ट हम लोग एक कंसेप्ट समझते हैं, बोनस कॉल क्या होता है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जो समझा था उसके ऊपर क्वेश्चन कर लिया। अब बोनस कॉल क्या होता है? बोनस कॉल का मतलब होता है कि कंपनी क्या कर रही है, अपना जो पार्टली पेड अप शेयर है ना, उसके लिए कॉल मनी नहीं मंगा के बोनस कॉल कर रही है, ठीक है। अभी रूल्स क्या था, अगर हमारे पास अभी तक रूल्स ये था कि एग्जिस्टिंग फुल्ली पेड अप शेयर्स होल्डर को, एग्जिस्टिंग फुल्ली पेड अप शेयर होल्डर को ही क्या दिया जाएगा, बोनस शेयर इशू किया जाएगा। और ये इशू होगा अकॉर्डिंग टू बोनस रेशियो जो कंपनी डिक्लेयर करेगी। लेकिन अब कंपनी बोल रही है कि हम लोग जो पार्टली पेड अप शेयर है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉल नहीं करके बोनस कॉल करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, देखो फुल्ली फेस वैल्यू है सपोज 10 रुपीज, पेड अप है 8 रुपीज, ठीक है। तो जो 2 रुपीज कॉल्ड अप होगा ना, 2 रुपीज कॉल्ड अप हो रहा है, उसको कंपनी क्या करना चाह रही है, कैश में कॉल्ड नहीं कर रही है। इसके लिए कंपनी कर रही है बोनस कॉल, बोनस कॉल फॉर ₹2 कर रही है, ठीक है। बोनस कॉल का मतलब हो जाएगा नो कैश, इसका मतलब क्या हो जाता है, नो कैश रिसिप्ट, ठीक है। कैश रिसीव नहीं हो रहा है, ठीक है। मैंने नो कैश लिख दिया और क्रॉस नहीं लगाने का जरूरत है। तो बोनस कॉल का मतलब हो जाता है कैश रिसीव नहीं होगा, ठीक है। 2 रुपीज जो है वो बोनस कॉल में यूज हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसका जो रूल्स है, हम लोग कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व यूज नहीं कर सकेंगे, इसको भी बोनस की तरह ट्रीट करेंगे। ये जो 2 रुपीज का जो कॉल है, हम लोग बोनस कॉल कर रहे हैं, इसका मतलब 2 रुपीज का बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है। 2 रुपीज का बोनस शेयर इशू कर रहे हैं। बोनस शेयर इशू करने के लिए हम लोग फ्री रिजर्व यूज कर सकते हैं, सीआरआर यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हैं। लेकिन वो है इस केस के लिए, ठीक है। ये जो केस है कि अगर हमारा फुल्ली पेड अप शेयर है उसको हम लोग बोनस शेयर इशू करना चाहते हैं, या फिर अगर पार्टली पेड अप है तो कॉल मनी मांग रहे हैं, मतलब पैसा मांग रहे हैं, देन ये पॉसिबल है कि हम लोग सीआरआर पहले यूज कर ले, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर फ्री रिजर्व। ये कौन से केस में पॉसिबल है, या तो एग्जिस्टिंग फुल्ली पेड अप शेयर होल्डर है जिनको हम लोग बोनस शेयर इशू करना चाहते हैं, या फिर अगर पार्टली भी है, पार्टली पेड अप भी है, तो इनको हम लोग फुल्ली पेड अप बना रहे हैं, फुल्ली पेड अप बना रहे हैं बाय रिसिप्ट कॉल मनी रिसीव करके इन कैश, ठीक है। इन कैश पैसे के मोड में, ठीक है। मीडियम क्या है, कैश में रिसीव कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग कैश रिसीव नहीं करना चाहते, इसे भी बोनस कॉल के तरह यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो इसका मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास इतना ज्यादा फ्री रिजर्व है कि हम लोग जो पार्टली पेड अप शेयर होल्डर है उनसे फुल्ली पेड अप भी नहीं करवा रहे, वो पैसा भी बोनस कॉल मतलब रिजर्व से ही लगा देंगे। तो रूल्स ये है कि सीआरआर यूज नहीं कर सकते, बोनस कॉल के लिए हम लोग सीआरआर यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे हम लोग बोनस में यूज करते हैं, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम ये भी नहीं यूज कर पाएंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम जैसे यूज होता था नहीं कर पाएंगे। अगर फ्री रिजर्व है, अगर फ्री रिजर्व है तो यूज करो, ठीक है। रूल्स ये है, अगर फ्री रिजर्व है तो यूज करो। बोनस कॉल के लिए सिर्फ हम लोग फ्री रिजर्व यूज कर सकते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं एग्जिस्टिंग पार्टली पेड अप शेयर्स
converted to fully paid up share by way of bonus call, then only free reserve can be utilized. सिर्फ फ्री रिजर्व यूज करो, बाकी रिजर्व यूज नहीं कर सकते, जैसे बोनस के लिए कर रहे, ये परमिसेबल नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर देखो क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसका मैंने एंट्री भी लिखवाया था। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ये समझ में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 2 देखो क्या बोला है कि पास नेसेसरी एंट्रीज इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। ए लिमिटेड कंपनी बोला है, ठीक है। तो ए लिमिटेड कंपनी विथ, अच्छा लिमिटेड बोला है, लिस्टेड नहीं बोला है, मैंने सोचा कि लिस्टेड बोला है। लिमिटेड कंपनी है विथ सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख कंसिस्टिंग ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, कॉल्ड अप 7.5। तो और कितना इन्हें कॉल करना पड़ेगा? अगर 7.5 कॉल्ड अप है तो और कितना कॉल करना पड़ेगा? 10 रुपए का शेयर है, 2.5 2.5। ए बोनस ऑफ 1,25,000 रुपीज दे दिया है। देखो ए बोनस ऑफ 1,25,000 डिक्लेयर्ड आउट ऑफ जनरल रिजर्व टू बी अप्लाइड इन मार्केट इन मेकिंग द एग्जिस्टिंग शेयर्स फुल्ली पेड अप। देखो क्या बोला है, ये लाइन पढ़ के हमें समझना पड़ेगा कि हमें जो पार्टली पेड अप है उसे फुल्ली पेड अप के लिए पैसा मांगना चाहिए या बोनस कॉल हो रहा है, ये तो क्वेश्चन हमें बता देगा क्लियरली। देखो क्या बोला है, ए बोनस ऑफ 1,25,000, बोनस कितना होगा ये बता दिया है, रेशियो कुछ नहीं बोला है, हमें नंबर ऑफ बोनस शेयर इशू नहीं निकालना है, ठीक है। रेशियो कुछ नहीं बोला है कि हम लोग निकालें, साफ साफ बता दिया है कि बोनस कितना देना पड़ेगा। बोनस का वैल्यू है 1,25,000, ठीक है। डिक्लेयर किया गया है आउट ऑफ जनरल रिजर्व, और इसके लिए क्या यूटिलाइज हो रहा है? जनरल रिजर्व टू बी अप्लाइड, और ये जनरल रिजर्व को अप्लाई किया जाएगा इन मेकिंग द एग्जिस्टिंग शेयर्स फुल्ली पेड अप। एग्जिस्टिंग शेयर को फुल्ली पेड अप करने के लिए जनरल रिजर्व को यूटिलाइज किया जाएगा, यानी कि फ्री रिजर्व को यूटिलाइज किया जाएगा। बोनस डिक्लेयर किया जा रहा है बोनस अगर 1,25,000। रुपीस में है तो उसका मतलब वो बोनस कॉल होगा। नहीं, बोनस रुपीस में है मतलब बोनस कॉल नहीं है। यहाँ पर कितना सारा बोनस इशू हो रहा है वो हमें नहीं बताया, ये लाइन का मतलब है बोनस कॉल हुआ है। यहाँ पर जनरल रिजर्व टू बी अप्लाइड इन मेकिंग द एग्जिस्टिंग शेयर्स फुल्ली पेड अप। एग्जिस्टिंग शेयर्स को फुल्ली पेड अप करने के लिए क्या यूज किया जा रहा है? देखो ये वाला लाइन, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व। इसका मतलब नॉर्मली कि आप फुल्ली पेड अप को पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप करने के लिए हम लोग रिजर्व तो यूज नहीं करते ना, क्या करते हैं? कॉल कर लेते हैं, 2.5 रुपया मंगा लेंगे शेयर होल्डर से। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 2.5 रुपया मत मंगाओ, बोल रहा है कि जनरल रिजर्व को यूज कर लो, एक एक शेयर पे 2.5 रुपए का जनरल रिजर्व यूज कर लो और उससे शेयर को फुल्ली पेड अप बनाओ, ठीक है। और यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये कोई भी क्वेश्चन में दे सकता है। यहाँ पर अभी तक हम लोग को क्वेश्चन दे रहा था कि बोनस शेयर कैलकुलेट करो और फिर बताओ बोनस शेयर का वैल्यू क्या है। यहाँ पर इन्होंने खुद ही बता दिया कि बोनस शेयर का वैल्यू क्या है, तो इससे कोई लिंक नहीं है। हमें ये पॉइंट देखना चाहिए कि पार्टली पेड अप के लिए हमें बोला है क्या कि पैसा मंगा रहे, जैसे दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो बोला था पैसा मंगा रहे। हम दिखा देते हैं डिफरेंस, इलस्ट्रेशन 3 में शायद था, ये देखो। ऑन 1 अप्रैल 2001 द कंपनी has made final call at the rate of ₹2 each on 90,000 इक्विटी शेयर। मेड फाइनल कॉल मतलब फाइनल कॉल का जो पेमेंट है वो मंगा लिया कंपनी ने, बट यहाँ पर बोला है कि जनरल रिजर्व को यूज कर लिया। और अभी मैंने बोला ना कि अगर बोनस कॉल हम लोग कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? फ्री रिजर्व यूज कर सकते हैं। फ्री रिजर्व में जनरल रिजर्व आ जाता है, तो हम इसका मतलब है कि हम लोग जनरल रिजर्व को यूज कर रहे हैं पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप करने के लिए। मतलब हम लोग पैसा नहीं मंगा रहे हैं, बोनस कॉल कर रहे हैं, इसका मतलब, ठीक है। तो इसका एंट्री कैसे होगा? देखो इसका एंट्री हो जाएगा इस तरह से, ये इंपॉर्टेंट है तो छोटा सा पॉइंट बट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बोनस डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। अब बोनस डिक्लेयर के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? जितने सारे रिजर्व होते हैं, जैसे कि क्या क्या रिजर्व होता है बोनस के लिए, हम लोग क्या क्या रिजर्व यूज कर सकते हैं? सीआरआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम, फ्री रिजर्व, है ना, ये 3 यूज कर सकते हैं फॉर 1,25,000। बट फॉर 2.5 करके कितना होगा? कितने शेयर पे? 50,000 शेयर पे 2.5 करके कितना होता है? कैलकुलेट करके देख लो। 50,000 शेयर पे हम लोग मंगाएंगे ना 2.5, 1,25,000, ठीक है। और इतने का ही यूज किया जा रहा है, 1,25,000 जो है इतने का ही बोनस भी डिक्लेयर किया गया है, और इतना ही हमें मतलब
शेयर होल्डर से कॉल भी करना पड़ेगा, बट एज ए कॉल मनी नहीं, एज ए बोनस कॉल। और अगर बोनस कॉल करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते 1,25,000 से, तो क्या यूज करेंगे? फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में क्या यूज करने बोला है? जनरल रिजर्व। तो पहले जैसे हम लोग पार्टली पेड अप का एंट्री करते हैं ना, तो पहले वही एंट्री करेंगे जैसे अभी हम लोगों ने किया ना, ये वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने सबसे पहला एंट्री क्या किया? सबसे पहला एंट्री किया इक्विटी शेयर कैपिटल, फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पैसा ड्यू किया, फिर पैसा मंगवा लिया, उसके बाद बोनस का एंट्री किया। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? यहां पर हम लोग पहले ड्यू करेंगे, ठीक है, लेकिन पैसा तो नहीं मंगवाएंगे ना, यहाँ पर ड्यू तो जरूर करेंगे बट पैसा नहीं मंगवाएंगे। यहाँ पर हम लोग जनरल रिजर्व को यूज करेंगे, तो पैसा तो नहीं मिल रहा है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व का यूटिलाइजेशन करेंगे। कितना? 1,25,000 टू, ये देखो कैसे हुआ 1,25,000, 90,000 सॉरी 50,000 इंटू 2.5 और दिया हुआ भी है क्वेश्चन में 1,25,000। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे बोनस वाला एंट्री होता है, बोनस के केस में जो एंट्री होगा यहाँ पर तो सेम वैसा ही होगा ना, क्योंकि इस शेयर को भी हम लोग बोनस शेयर के तरह ट्रीट कर रहे हैं। इस शेयर का जितना अनपेड अमाउंट है उसको भी हम लोग कैपिटलाइज करेंगे। इस शेयर का जितना अनपेड अमाउंट है उसको भी, जैसे हम लोग इसके फ्री रिजर्व दे रहे हैं, बोनस शेयर का मतलब क्या होता है? फ्री शेयर दे रहे हैं। फ्री शेयर देने का मतलब है अगर एक शेयर 10 रुपए का है तो 10 रुपए नहीं लेके 10 रुपए का रिजर्व यूज कर रहे हैं और रिजर्व को कैपिटलाइज कर रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर 2.5 रुपए का भी हम लोग कॉल नहीं करके 2.5 रुपए को भी हम लोग कैपिटलाइज करेंगे, रिजर्व से कैपिटल बनाएंगे, ठीक है। तो वही चीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी सेम वही एंट्री होगा जो बोनस के लिए होता है, बोनस टू शेयर होल्डर 1,25,000, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बीइंग मेकिंग प्रोविजन ऑफ बोनस इश्यू। अच्छा, अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? जैसे शेयर फाइनल कॉल का एंट्री होता है उसी तरह से करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री हो जाएगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1,25,000, ये भी उतना ही होगा, है ना, 50,000 इंटू 2.5। अच्छा, थोड़ा सा गलत बता दिया, यहाँ पर इस तरह से नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये जो है थोड़ा सा गलत हो गया। देखो यहाँ पर हम लोग बोनस कॉल जैसे कर रहे हैं तो पहले नंबर ऑफ शेयर निकाल लेते हैं ना, कितना होता है। यहाँ पर तो वो ऑप्शन है नहीं, हमें बता ही दिया है कि कितने का बोनस वैल्यू है, ये बोनस वैल्यू वाला एंट्री है। जनरल रिजर्व यूज किया टू बोनस टू शेयर होल्डर। अब हम लोग शेयर फाइनल कॉल कर रहे हैं बट उसका पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, उसका पैसा ये जनरल रिजर्व से ही डिडक्ट हो जाएगा। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,25,000, ठीक है। ये हो गया, इसका हम एंट्री लिखने से ही समझ में आ जाएगा, नैरेशन लिखने से। फाइनल कॉल ऑफ ₹2.5 ऑन 50,000 इक्विटी शेयर्स ड्यू एज पर बोर्ड्स रिजोल्यूशन। ड्यूज एज पर बोर्ड्स रेजोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 1,25,000। अगर हम लोग पैसा मंगाते तो हम लोग क्या एंट्री करते? देखो, अगर हमें पैसा मंगाना था तो हम लोग ये वाला एंट्री, ड्यू एंट्री तो करेंगे ही, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। ये जब हम लोग पैसा अगर 2.5 एज ए मनी हम लोग बोलते तब भी हम लोग ये एंट्री करते, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन जब रिसीव होता तब हम लोग एंट्री क्या करते? तब हम लोग एंट्री करते बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, तब हम लोग एंट्री करते बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। उसके जगह पे हम लोगों ने एंट्री क्या किया? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। इसका मतलब है, ये देखो यहां पर हम एक बार फिर से समझा देते हैं। ये देखो यहां पर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ड्यू एंट्री हमें करना पड़ेगा, ड्यू एंट्री हमें करना पड़ेगा, ठीक है। जितना
पार्टली पेड अप का पॉइंट है उतने के लिए ड्यू एंट्री करना पड़ेगा, यानी 2.5 के लिए। अब पैसा मिलेगा तो बैंक ये नहीं होके एंट्री हो जाता बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, बट यहाँ पर हमें पैसा नहीं मिला क्योंकि हम लोग कर रहे हैं बोनस कॉल, तो शेयर फाइनल कॉल तो क्रेडिट होगा ही होगा, लेकिन डेबिट क्या हो जाएगा, बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट हो जाएगा। क्यों बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट हुआ, क्योंकि 1,25,000 का जो ड्यू अमाउंट था जो कि 2.5 करके हमें मिलने वाला था, उसका भी हम लोगों ने क्या किया है, उसका भी हम लोगों ने बोनस कॉल किया है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर बोनस टू शेयर होल्डर कैंसिल, बोनस टू शेयर होल्डर कैंसिल। यहाँ पर पहले मैंने क्रेडिट किया था कि 1,25,000 ड्यू हो रहा है, ये कैंसिल हो गया। ये देखो शेयर फाइनल कॉल कैंसिल, शेयर फाइनल कॉल कैंसिल, तो बचा क्या, ये देखो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, बोनस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, रिजर्व जो है वो बोनस शेयर इशू करने की वजह से कैपिटलाइज्ड होकर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। तो ये तीनों का तीनों एंट्री क्या है ना, तीनों का तीनों एंट्री जो है वो शेयर का जो पैसा मिलेगा उसी का है। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, देखो ए लिमिटेड कंपनी विद सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख इज कंसिस्टिंग ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल 7.5, इसका मतलब 2.5 और भी कॉल करना पड़ेगा। ए बोनस ऑफ 1,25,000 डिक्लेयर्ड आउट ऑफ जनरल रिजर्व, बोनस डिक्लेयर किया गया है, बोनस का वैल्यू बता दिया 1,25,000 जनरल रिजर्व यूज करके। ठीक है, और अप्लाइड इन मेकिंग द एग्जिस्टिंग शेयर फुल्ली पेड अप आउट ऑफ जनरल रिजर्व, और यही पैसे को हमें अप्लाई करना है एग्जिस्टिंग शेयर्स को फुल्ली पेड अप बनाने के लिए। तो देखो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, 1,25,000 हम लोगों ने जनरल रिजर्व को यूटिलाइज कर लिया और बोनस डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद शेयर फाइनल कॉल जो है उसको ड्यू किया, बट पैसा तो नहीं मिलेगा, उसको हम लोगों को क्या करना है, बोनस टू शेयर होल्डर में कन्वर्ट करना है। तो बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर फाइनल कॉल कैंसिल तो हुआ बट पैसा नहीं मिला। ठीक है, उसके जगह रिजर्व डेबिट होना चाहिए, तो वो तो हम लोगों ने पहले करके रखा था, तो ड्यू एंट्री कर रखा था। अब रिसीव जब हुआ, ड्यू के बाद रिसीव जब हुआ, तब उसे हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, ये क्रेडिट था इसको डेबिट कर दिया। बोनस टू शेयर होल्डर हम लोगों ने ड्यू किया था 1,25,000 का, यहाँ पर बोनस टू शेयर होल्डर कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल क्या एंट्री आया, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये एंट्री आ गया। ठीक है, और इसका पॉइंट 2 देखो, यहाँ पर बोला है लिमिटेड कंपनी हैविंग फुल्ली पेड अप कैपिटल 50 लाख कंसिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच हैड जनरल रिजर्व और 9 लाख का जनरल रिजर्व है। इट वाज रिजॉल्व टू कैपिटलाइज 5 लाख आउट ऑफ जनरल रिजर्व बाय इशूइंग 50,000 फुल्ली पेड अप बोनस शेयर ऑफ 10 ईच, each shareholder to get one such share for every 10 shares held by him in the कंपनी। तो बोल रहा है कि कंपनी के पास फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल है 50 लाख कंसिस्टिंग ऑफ 10 इक्विटी शेयर, फुल्ली पेड अप है, पार्टली पेड अप नहीं है। जनरल रिजर्व है 9 लाख का, इट वाज रिजॉल्व टू कैपिटलाइज 5 लाख आउट ऑफ जनरल रिजर्व, ये 9 लाख से 5 लाख कैपिटल रिजर्व बनाना चाहते हैं। ठीक है, कैपिटलाइज करना चाहते हैं, कैपिटल रिजर्व बोल रहे हैं, कैपिटलाइज करना चाहते हैं बाय इशूइंग 50,000 फुल्ली पेड अप बोनस शेयर 10 ईच। तो 50,000 10 ईच वाला, तो बोनस का वैल्यू हो गया कितना, 5 लाख। 5 लाख ही यूज करेंगे कैपिटलाइज करने के लिए जनरल रिजर्व से। ईच होल्डर टू गेट वन सच शेयर फॉर एवरी 10 शेयर्स होल्ड, 10 के बदले 5 मिल रहा है, बोनस शेयर का जो सिस्टम है। ठीक है, 10 के बदले 5 मिल रहा है, ये बोला है, तो हमें एंट्री पास करने के लिए बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर तो सब बता ही दिया है कि किस तरह से ये लोग कर रहे हैं, तो हम लोग एंट्री कर लेते हैं। देखो पॉइंट नंबर 2, जनरल रिजर्व को यूज करने बोला है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर 5 लाख, 5 लाख का बोनस डिक्लेयर हो रहा है, 5 लाख वैल्यूएशन का। अब यहाँ पर हो जाएगा सब फुल्ली पेड अप है, यहाँ पर पार्टली पेड अप का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। और ये हो गया बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सिंपल। बस इसमें तो कुछ होगा नहीं वैसा, इसमें वो कंसेप्ट है नहीं, बस उस क्वेश्चन के साथ यहाँ पर दिया है जरूर, सेकंड नंबर क्वेश्चन के साथ, बट जो कंसेप्ट मैंने बताया वो 1 नंबर के लिए एप्लीकेबल हो रहा है, 2 नंबर के लिए तो एप्लीकेबल हो भी नहीं रहा है। ये तो सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन है कि जहां पर बोला है जनरल रिजर्व 5 लाख यूज हो जा रहा है 50,000 फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करने के लिए, और 10 के बदले 5 मिल रहा है, तो इन्होंने खुद ही कैलकुलेट करके बता दिया है कि 5 लाख का बोनस वैल्यू है, तो बस इसका ये एंट्री हो जाएगा। और यहाँ पर जो है वो बोनस कॉल वाला पार्ट था। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, जो करवाया वो उसी को देखो, ये PDF शेयर कर देंगे, नेक्स्ट दिन हम लोग बाकी क्वेश्चन करेंगे।